हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के अपने फ्री फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। सर, जिनको नहीं पता, अपना यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, जिसमें अपन सब कुछ समझ तो रहे हैं, समझना तो है, साथ में याद भी कर रहे हैं। हाँ जी सर, अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन। हाँ जी सर, याद भी अपन क्लास के अंदर ही कर रहे हैं, इंक्लूडिंग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट भी कर रहे, क्वेश्चन भी कर रहे, तो समझ भी रहे, याद भी कर रहे, क्वेश्चन भी कर रहे और कॉन्सेप्ट भी कर रहे। पर एक बार शुरू करने के पहले, आज का स्टैंडर्ड शुरू करने के पहले एक बार कुछ बात सुन लो। एक बार प्लीज, छोटी सी बात करूंगा, सुन लो। तो देखो, आपको पता है ऑडिट के अपने दो पार्ट होते हैं। एक होता है अदर ऑडिट, आप लोगों को पता है अदर ऑडिट होता है, और एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, एसएस, एसआरई, एसएई, एसआरएस, वो सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। और एक है अदर ऑडिट। तो ये दोनों आपको मैं फ्री के अंदर यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूं। पर जो अदर ऑडिट है ना, वो अपन ने बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल पे अपन ने यूट्यूब के अंदर करा है, बहुत अच्छे से, इंक्लूडिंग क्वेश्चन, सब कुछ समझा है, याद करा है, पूरा डिटेल के अंदर करा है। अदर ऑडिट में जैसे आप मान सकते हो, जो भी चैप्टर नंबर आई थिंक 12, चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 19, ये पूरा पोर्शन एक अदर ऑडिट का है। पूरा अच्छे से डिटेल में करा है, कहीं पे भी और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है, बिल्कुल आराम से करा है, बिल्कुल आराम से। पर जो ये स्टैंडर्ड है ना, देखो ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इतने बड़े हो जाते हैं ना कि इनको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आराम से मैं इसको नहीं कर सकता यूट्यूब के अंदर। और बच्चों की डिमांड भी यही थी, सर इसको जल्दी जल्दी कराओ, हमको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड जल्दी जल्दी करने, बच्चों की डिमांड थी। इस वजह से ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो थोड़े जल्दी जल्दी मैराथन टाइप वे के अंदर होंगे, थोड़े से जल्दी जल्दी हो रहे, जो ऐसे ही एसआरएस वाले। ठीक है, तो आज की क्लास भी थोड़ी सी जल्दी जल्दी मैराथन वे वाली होने वाली है। पर भाई एक चीज ध्यान रखना, जिसके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कमजोर है तो ध्यान रखना भाई, आईसीआई एंगेजमेंट स्टैंडर्ड आपके 55 मार्क्स तक पूछ लेती है। हाँ जी, 55 मार्क्स, 50 से 55 मार्क्स तक आईसीआई एंगेजमेंट स्टैंडर्ड पूछती है आपके, 50 से 55 मार्क्स तक। तो इनको डिटेल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कवर्नेज नहीं करूंगा, कुछ छुड़ाऊंगा नहीं, पर सब जल्दी जल्दी होगा। आज की कक्षा के अंदर सब कुछ जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि बच्चे भी यही चाह रहे सर जल्दी कराओ। तो इनको जिनको भी फिर डिटेल के अंदर करना है, तो भाई आप चाहो तो हमारा कोई दूसरा बैच ले सकते हो, कोई भी बैच सब्सक्राइब कर लेना, चाहे एग्जाम ओरिएंटेड हो या रेगुलर हो। दोनों के अंदर बहुत डिटेल में कराया। आप चाहे एग्जाम ओरिएंटेड भी लोगे तो भी बहुत डिटेल के अंदर कराया, क्योंकि ऐसे इनसे बहुत डीप में एमसीक्यू और केस सिनेरियो पूछती है, तो इनसे कॉम्प्रोमाइज आपको कभी भी नहीं करना। और जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हाँ सर एक बार वापस से करना है, तो वो अपना ये फटाफट वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी रही बात अदर ऑडिट की, वो अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर करा है। ठीक है, और आपको जो नोट्स है वो भी फ्री के अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये नोट्स भी आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल वगैरह पे मिल जाएंगे नोट्स भी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो सर शुरू करते हैं, आइए। हाँ जी दोस्तों, आ जाओ फिर अब चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज मटेरियलिटी रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल। जो मैं आपको पहले ही एक बार बता दूं, इसके अंदर अपन ऐसे 265, 315, 320, 330 करने वाले। पर मेरा सबसे कम फोकस होगा स्टार्टिंग का जो ये पोर्शन है, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल। मतलब रिस्क और इंटरनल कंट्रोल पे सबसे बहुत जल्दी उड़ाने वाला हूं। आपको लगेगा सर यहाँ पे एकदम से जल्दी क्यों हो गए, क्योंकि कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेता है ऐसे पे बहुत कम पूछता है। ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी उड़ाऊंगा। और बहुत से बच्चे हम नोट्स की रिक्वेस्ट भी, वैसे मैं बताना भूल गया, बहुत से बच्चे नोट्स की रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, करेंगे। तो मैं नोट्स देखो सारे तो नहीं, पर हाँ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे आप जो बोलोगे वो मैं शेयर करा दूंगा पीडब्ल्यू ऐप पे या फिर टेलीग्राम चैनल वगैरह पे, इन पे मैं शेयर करवा दूंगा आपको ऐप पे। ठीक है ना, ऐप पे। बाकी चलो आ जाओ अभी। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट। सर इससे पहले रिस्क असेसमेंट पे अपन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये तो कट कर दो, कुछ नहीं है। ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क क्या होती है? जब आप एफएस के ऊपर, ऑडिटर जो है, ऑडिटर एफएस के ऊपर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दे, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे, जब एफएस मटेरियली मिसस्टेटेड हो। जब एफएस मटेरियली मिसस्टेटेड हो तो भी ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दिया, तो वो ऑडिट रिस्क कहलाएगी। सर मतलब अगर एफएस अगर सही होता, एफएस सही होता, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होता, और फिर अगर ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे, नहीं वो ऑडिट रिस्क नहीं कहलाती। ऑडिट रिस्क कब कहलाएगी? जब एफएस मटेरियली मिसस्टेटेड हो और फिर ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे। ठीक है, अब ऑडिट रिस्क ओवरऑल लेवल पे भी देखी जाती है, असर्शन लेवल पे भी देखी जाती है। और बाकी अपन ने बात करी है ऑडिट रिस्क क्या होती है। ऑडिट रिस्क एरर या फ्रॉड किससे भी हो सकती है। ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं रोमम, एक होता है डिटेक्शन रिस्क, एक होता है डिटेक्शन रिस्क। और रोमम के दो कंपोनेंट होते हैं। रोमम के दो कंपोनेंट क्या होते हैं? एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। तो ठीक है, ऑडिट रिस्क के दो होते हैं, रोमम और डिटेक्शन रिस्क। रोमम के दो होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। रोमम क्या होता है सर? रोमम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती एग्जिस्ट करती है बिफोर स्टार्टिंग एफएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती एग्जिस्ट करती है बिफोर स्टार्टिंग एफएस। एंटीसिपेटेड रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब गलती एग्जिस्ट करती है बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट, बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट। अब रोमम के दो पार्ट क्या है? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होती है? कोई भी सस्पेक्टेबिलिटी की कोई गलती हो सकती है, या तो इंडिविजुअली मटेरियल या फिर सबको एग्रीगेट मिला के
मटेरियल हो सकती है जब कोई भी इंटरनल कंट्रोल कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करता हो। सस्पेक्टेबिलिटी टू मिस स्टेटमेंट, मटेरियल इंडिविजुअली या तो अकेली या फिर एग्रीगेट विद अदर मिस स्टेटमेंट, या तो इंडिविजुअली एग्रीगेट विद अदर मिस स्टेटमेंट, वो मटेरियल हो सकती है, वो मटेरियल हो सकती है। और वो कोई भी जब रिलेटेड कंट्रोल कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, जब कोई भी रिलेटेड कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी एफएस लेवल सेशन लेवल उस पर भी हो सकती है। ठीक है, फिर अपन ने इनहेरेंट रिस्क के कुछ एग्जांपल पढ़े थे कि टाई, अगर टाई आप बांधोगे गले पे तो टाई इनहेरेंटली रिस्की है, टाई इनहेरेंटली रिस्की है, आपकी फांसी लग सकती है। टाई से फांसी, टाई से फांसी वाह, 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 टाई से सी मतलब से फांसी वाह, वाह में मतलब डब्ल्यू वी, टाई से फांसी वाह। टी से टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस हो सकता है। आई से आपने अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हाई है, आपकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हाई है। ई से अपना एस्टीमेट, अकाउंटिंग एस्टीमेट के अंदर, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, टी से टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंट, अरे भाई मेरे मैराथन चल रहा है उसमें ये पेपर घूम जाते हैं, कहा गया भाई मिल जा। हाँ, टी से टेक्नोलॉजी ऑप्शन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो सकता है। आई से इन आपका टी आई, हाँ आई से आपका आप इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिर ई से एस्टीमेट हो सकता है। टाई से फांसी, सी से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकती है। से फांसी वाह वाह, टाई से फांसी वाह वाह, ऐसे अपने डब्ल्यू वी था, डब्ल्यू वी था। टाई मतलब इनहेरेंटली रिस्की, टाई इनहेरेंटली रिस्की। डब्ल्यू वी, डब्ल्यू से अपना वर्किंग कैपिटल था, वर्किंग कैपिटल कम है। या फिर वॉलेटाइल इंडस्ट्री, या फिर वॉलेटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, ये अपना हो गया। उसके बाद सर कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क फिर कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल एग्जिस्ट करते पर वो मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरनल कंट्रोल जो है कंपनी को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहे। डिटेक्शन रिस्क, मैं कितना भी ऑडिट प्रोसीजर लगा लूं पर तो भी कुछ गलतियां मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, तो वो ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द मिस स्टेटमेंट जो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट मिस स्टेटेड हो सकती है। और फिर मैंने कहा था जो डिटेक्शन रिस्क होती है और जो रोमम होता है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर रोमम ज्यादा है तो मुझे डिटेक्शन रिस्क कम रखनी पड़ेगी, मतलब एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क मुझे कम रखनी पड़ेगी। रोमम कम है तो थोड़ी डिटेक्शन रिस्क ज्यादा रख सकता हूं। कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, ये मैंने आपको समझाया था कि कंट्रोल को आप सबसे पहले कंट्रोल पे रिलाई करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, उसके लिए आपको पहले कंट्रोल का रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा कि कंट्रोल कंपनी के सही चल रहे नहीं चल रहे, मतलब कंट्रोल रिस्क कितनी है। अगर कंट्रोल गलत निकले, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कंट्रोल, मतलब मैंने सोचा कंट्रोल अच्छे पर बाद में पता पड़ा रिवाइज करना पड़ा कि नहीं कंट्रोल में रिस्क ज्यादा है, तो उस केस के अंदर मुझे रोमम भी मेरा रिवाइज करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि रोमम क्या होता है, रोमम इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई कंट्रोल रिस्क। अगर कंट्रोल रिस्क रिवाइज हो गया तो रोमम ऑटोमेटिकली रिवाइज हो ही जाएगा। साथ में मुझे देखना पड़ेगा क्या मेरे एंटी ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर सही क्या लगाने हैं, एंटी ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या लगाना है, क्योंकि टीओसी अगर खराब है तो सब्सटेंटिव ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही था डेलीगेशन ऑफ पावर अगर अच्छे से नहीं हो रही, पहले मैंने सोचा डेलीगेशन ऑफ पावर अच्छे से चल रही है, मतलब इंटरनल कंट्रोल अच्छा से चल रहा है पर बाद में खराब निकला, तो मतलब कंट्रोल रिस्क रिवाइज करना पड़ेगा, तो रोमम रिवाइज करो और एंटी ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर चेंज करो। फिर उसके बाद अपना एक और क्वेश्चन था कि फर्स्ट टाइम अगर कोई एनपीओ ऑडिट हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है, पिछली बार ऑडिट नहीं हुआ था तो डिटेक्शन रिस्क हाई होगा, तो यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क हो जाएगी। अगर वो बहुत ज्यादा उसको डोनेशन मिल रहा है, पिछले साल उसको डोनेशन नहीं मिला था इतना ज्यादा, तो मतलब पिछले साल इंटरनल कंट्रोल प्लेस में नहीं थे तो इस साल भी इंटरनल कंट्रोल प्लेस में शायद कम होंगे, तो ये कंट्रोल रिस्क हो गई, ये कंट्रोल रिस्क हो गई। और साथ में क्योंकि ये इसमें पहली बार वो ऑडिट पहली बार हो रहा है, एनजीओ है, क्राउड फंडिंग आ रही है, फॉरेन से फंड आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है वो पैसा पूरा का पूरा, तो ये इनहेरेंटली रिस्की। टाइप ऑफ असर्शन हमने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट देती है या तो एक्सप्लिसिटली अदरवाइज जो इम्बेडेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्बेडेड होते हैं। ये मैंने फिर बोला था उनको या तो ये पीएनएल लेवल पे हो सकती है या बैलेंस शीट लेवल पे हो सकती है, दोनों को मिला के प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। पीएनएल लेवल पे मतलब ट्रांजैक्शन इवेंट, और बैलेंस शीट लेवल पे मतलब अकाउंट बैलेंस के लिए, और बाकी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। इसके लिए अपन ने पढ़ा था ट्रांजैक्शन इवेंट के लिए अपन ने पढ़ा था कोकासी, अपन ने क्या पढ़ा था कोकासी पढ़ा था अपन ने, इसके अंदर पढ़ा था कोकासी, क्या पढ़ा कोकासी पढ़ा अपन ने इसमें। कोकासी अपन ने ट्रांजैक्शन इवेंट के अंदर कोकासी चेक करना पड़ेगा। सर क्या चेक करेंगे कोकासी में, सी से कंप्लीटनेस चेक करोगे, ओ से अकरेंस चेक करोगे, फिर सी से वापस से क्लासिफिकेशन चेक करोगे, सी से कंप्लीटनेस अकरेंस क्लासिफिकेशन, कोका सीओसी है कंप्लीटनेस अकरेंस क्लासिफिकेशन, ए से एक्यूरेसी चेक करोगे और कट ऑफ देखोगे, फिर वापस लास्ट वाले सी से क्या देखोगे, कट ऑफ देखोगे। कोकासी कंप्लीटनेस अक्रेंस क्लासिफिकेशन अक्रेंस कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी, बात सेम ही है, क्लासिफिकेशन अक्रेंस कंप्लीटनेस एक्यूरेसी, फिर लास्ट कोका सीसी से कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ क्या होता है सर, सेम पीरियड का ट्रांजैक्शन सेम पीरियड में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, ये नहीं कि इस पीरियड का ट्रांजैक्शन दूसरे पीरियड में हो रहा है, क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन असली में अकर भी होना चाहिए और एंटिटी को ही पर्टेन करना चाहिए, कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, सारी चीजें एक्यूरेट अमाउंट पे हो जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर अपन ने देखा बैलेंस शीट में अपन ने पढ़ा था सर बैलेंस शीट अकाउंट बैलेंस क्या अपन ने पढ़ा था सर, आरसीवीई
आर से क्या था अपना राइट एंड ऑब्लिगेशन अपना ही होना चाहिए उस असेट पे, ठीक है। सी से कंप्लीटनेस, सारी चीजें कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। आर सी वी ई, वी से वैल्यूएशन उसकी सही होनी चाहिए। ई से एग्जिस्ट करना चाहिए, ई से एग्जिस्ट करना चाहिए। आर से राइट एंड ऑब्लिगेशन, आर से राइट एंड ऑब्लिगेशन, आर से राइट एंड ऑब्लिगेशन। सी से कंप्लीटनेस, सी से कंप्लीटनेस, सी से कंप्लीटनेस। वी से वैल्यूएशन, वी से वैल्यूएशन, वी से वैल्यूएशन। ई से एग्जिस्टेंस, ई से एग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर अपने प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में सर मैंने बोला था आपको कि मेरे साथ रिपीट करना है, मेरे साथ क्या रिपीट करना है, ओरोकू एवीसी, ओरोकू सी यू, ओरोकू एवीसी, ओरोकू एवीसी, साथ साथ रिपीट करोगे तो याद होना था, ये तो वरना ये याद नहीं होता। ये कैसे होता है, ओरोकू एवीसी, 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 ओरोकू एवीसी। अकरेंस राइट एंड ऑब्लिगेशन, क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडेबिलिटी। ओरो मतलब अकरेंस राइट एंड ऑब्लिगेशन, अकरेंस राइट एंड ऑब्लिगेशन। सीयू मतलब क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। एवी मतलब एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। सी से कंप्लीटनेस, सी से कंप्लीटनेस। तो वही ये प्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो चीज अकर हुई है और एंटिटी को पर्टेन करती है, मतलब ओरो अकरेंस राइट एंड ऑब्लिगेशन, उसी का डिस्क्लोजर देना है। कू सी, ओरो कू एवीसी, सी यू कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल अपन को डिस्क्लोजर देना है। एवी एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, अपन को एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन ध्यान रखनी है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पे। सी से कंप्लीटनेस, कंप्लीटली अपन को डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। तो अपन क्या क्या पढ़ा, कोकासी, 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 आरसीवी, 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 आर से राइट एंड ऑब्लिगेशन, आर से राइट एंड ऑब्लिगेशन, सी से कंप्लीटनेस, सी से कंप्लीटनेस, वी से वैल्यूएशन, ई से एक्जिस्टेंस, ठीक है। फिर हमने ओरोकू एवीसी, ओरोकू एवीसी, कोकासी, आरसीवी और ओरोकू एवीसी। फिर अपने पढ़ा पोटेंशियल गलती कहाँ पर हो सकती है। फिर मैंने कहा था तुझे काट डालूंगा कंप्लीटली, काट डालूंगा कंप्लीटली, पूरे दुनिया के रिकॉर्ड से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, मतलब एग्जिस्टेंस मिटा दूंगा। तुझे काट डालूंगा कंप्लीटली पूरे दुनिया के रिकॉर्ड से, तुझे काट डालूंगा कंप्लीटली, तुझे काट डालूंगा कंप्लीटली, तेरे को काट डालूंगा कंप्लीटली, पूरी काट डालूंगा कंप्लीटली, कंप्लीट आ गया भाई मेरे, हाँ कंप्लीटली, तुझे काट डालूंगा कंप्लीटली, काट डालूंगा कंप्लीटली, पूरे दुनिया के रिकॉर्ड से तेरा एग्जिस्टेंस मिटा दूंगा, पूरे दुनिया के रिकॉर्ड से तेरा एग्जिस्टेंस मिटा दूंगा, पूरे दुनिया के रिकॉर्ड से एग्जिस्टेंस मिटा दूंगा। तो ये होंगे पॉसिबल मिस स्टेटमेंट के इंडिकेटर। पॉसिबल मिस स्टेटमेंट इंडिकेटर क्या होंगे, तुझे काट डालूंगा कंप्लीटली, तुझे काट डालूंगा कंप्लीटली, पूरे दुनिया के रिकॉर्ड से तेरा एग्जिस्टेंस मिटा दूंगा। फिर मैंने कहा था इसमें आपको दो वर्ड याद रखना, दो वर्ड क्या ध्यान रखना, एक तो ट्रांजेक्शन वर्ड याद रखना और एक सोर्स डॉक्यूमेंट वर्ड याद रखना, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो कट ऑफ तो इजी है, कट ऑफ तो इजी कि एक साल का ट्रांजेक्शन अगले साल में रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब पीरियड चेंज नहीं होगा। कंप्लीटली मतलब या तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, या तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, या सोर्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब या तो कैप्चर नहीं हुआ, आइडेंटिफाई नहीं हुआ, कुछ भी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुआ, सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब ऐसे दो पॉइंट दोनों के देख लो, सबके देख लो, ट्रांजेक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट के। कंप्लीटली मतलब वो कंप्लीट तरीके से मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एग्जिस्टेंस मतलब डमी चीज रिकॉर्ड करी। डमी कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, फिक्टिशियस बिल रिकॉर्ड कर सकते हो, डुप्लीकेट बिल रिकॉर्ड कर सकते हो, ओवर वैल्यू करके रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वो ये ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट को ओवरव्यू करना, डुप्लीकेट करना, फिक्टिशियस करना। तो सोर्स डॉक्यूमेंट को फिक्टिशियस, डुप्लीकेट, ओवर स्टेट, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये तुमको बस दो वर्ड याद रखने इसमें, ट्रांजेक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो तुझे काट डालूंगा कंप्लीटली, तुझे काट डालूंगा कंप्लीटली, तेरी दुनिया से एग्जिस्टेंस मिटा दूंगा, तुझे काट डालूंगा कंप्लीटली, तेरी दुनिया से एग्जिस्टेंस मिटा दूंगा, तुझे काट डालूंगा कंप्लीटली, तेरी दुनिया से एग्जिस्टेंस मिटा दूंगा। कट ऑफ से अपन ने देख लिया, मैंने एक मिनट का ट्रांजेक्शन कंप्लीटली मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट, तेरी दुनिया से एग्जिस्टेंस मिटा दूंगा, तेरी दुनिया के हर रिकॉर्ड से एग्जिस्टेंस मिटा दूंगा। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग इनएक्यूरेट हुई, रिकॉर्डिंग इनएक्यूरेट हुई। ट्रांजेक्शन या सोर्स डॉक्यूमेंट की, ट्रांजेक्शन या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट की रिकॉर्डिंग इनएक्यूरेट हुई है, ठीक है। एग्जिस्टेंस अपना हो गया अपना, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया कि पोटेंशियली कहां कहां पे मिसस्टेटमेंट हो सकती है, उसका इंडिकेटर अपन को बता देता है। अब स्टेप्स अपन ने पढ़ी थी रिस्क आइडेंटिफिकेशन के। सबसे पहले रिस्क जो मिलेगी उसको असेस करो कितनी सिग्निफिकेंट है, रिस्क जो मिलेगी उसको असेस करो कितनी सिग्निफिकेंट है और कितनी चांसेस है वो असली में मिसस्टेटमेंट बन जाएगी। रिस्क जो मिलेगी उसको पहले असेस करो क्यों कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और वो कितनी चांसेस है लाइक्लीहुड है कि असली में उससे मिसस्टेटमेंट हो जाएगा, लाइक्लीहुड है कितनी मिसस्टेटमेंट होगा, और हो गया तो कौन कौन से असर्शन को इंपैक्ट करेगी उन्हें डॉक्यूमेंट कर लो, हो गया तो कौन कौन से असर्शन को डॉक्यूमेंट करेगी, इंपैक्ट करेगी उन्हें डॉक्यूमेंट कर लो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला सर, जो रिस्क मिलेगी उसे असेस करो, रिस्क मिलेगी उसे असेस करो कि कितनी सिग्निफिकेंस है उसका इंपैक्ट कितना सिग्निफिकेंट, रिस्क मिली उसे असेस करो कि कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और कितनी चांसेस है, कितना लाइक्लीहुड है, कितनी चांसेस है कि वो असली में अपन को इंपैक्ट करी जाएगी, कितनी चांसेस मतलब लाइक्लीहुड है। और अब करेगी तो कौन कौन से असर्शन को इंपैक्ट करेगी उसे डॉक्यूमेंट करो, कौन कौन से असर्शन को इंपैक्ट करेगी उन्हें डॉक्यूमेंट करो, कौन कौन से असर्शन को इंपैक्ट करेगी उन्हें डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंट द असर्शन एंड इंपैक्ट ऑफ रिस्क ऑन ईच असर्शन, ठीक है, डॉक्यूमेंट करो असर्शन को और उस पर क्या क्या इंपैक्ट होगा एक असर्शन पे वो देखो और नाम लिख दो, असर्शन का नाम लिख दो, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन वगैरह फलान डिग्रा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद
कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क मिले, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क मिले तो मैनेजमेंट से पूछो, मैनेजमेंट भाई तू इससे कैसे डील करेगा, मैनेजमेंट भाई तू इससे कैसे डील करेगा। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क मिली तो मैनेजमेंट से रिस्पॉन्स लो, इंक्वायर करो, मैनेजमेंट से पूछो, मैनेजमेंट से पूछो कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क है क्या, और है तो मैनेजमेंट से इंक्वायर करो। क्या पूछो कि भाई तू इससे कैसे डील करेगा। मैनेजमेंट बोलेगा हमारे पास तो इंटरनल कंट्रोल है, तो अपन को देखना है कि वो इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है क्या। मैनेजमेंट बोलेगा हमारे पास तो इंटरनल कंट्रोल है, तो अपन को देखना वो इफेक्टिव है क्या। बोलेंगे भाई ये बहुत ही ज्यादा यूनिक नेचर की इनहेरेंट रिस्क है, ये तो बहुत ही यूनिक नेचर की इनहेरेंट रिस्क है, तेरा इंटरनल कंट्रोल काम नहीं आएगा, बहुत ही यूनिक नेचर की इनहेरेंट रिस्क है, तेरा इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर काम नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने कहा सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क को, सिग्निफिकेंस अगर मतलब रिस्क मिली तो सिग्निफिकेंट कितनी है और क्या कितनी चांसेस है, कितनी लाइक्लीहुड है कि वो इंपैक्ट करेगी, और करेगी तो कितने कितने असर्शन को, कौन कौन से असर्शन को इंपैक्ट करेगी। डॉक्यूमेंट द असर्शन जहाँ पे इंपैक्ट करेगी, और इंपैक्ट करेगी तो किन किन असर्शन को इंपैक्ट करेगी, उनका रिस्क वगैरह लिख लो यहाँ पे, असर्शन के नाम दे दो। अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क मिली, तो सिग्निफिकेंट रिस्क मिली तो मैनेजमेंट से पूछो, कि भाई साहब मैनेजमेंट तू कैसे डील करेगा इससे, सिग्निफिकेंट रिस्क है। वो बोले कि हमारे पास तो इंटरनल कंट्रोल, क्या बोला हमारे पास तो इंटरनल कंट्रोल है। अरे भाई इंटरनल कंट्रोल कोई काम नहीं आएगा, ये बहुत ही यूनिक नेचर की इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। अब रिस्क बेस्ड ऑडिट का मेन मतलब क्या था, पहले रिस्क ढूंढो कि कहाँ किस एरिया में कितनी रिस्क हो सकती है, उसके बाद अब तुम उधर जितने ज्यादा रिसोर्सेज डालो, अगर ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिसोर्सेज डालो, तो वो है डेवलप द ऑडिट प्रोग्राम अलोकेट लार्जर पोर्शन ऑफ ऑडिट रिसोर्सेज टू हाई रिस्क एरिया। ठीक है, अब इसेंशियल एलिमेंट, अब जो आप रिस्क बेस्ड ऑडिट लगा रहे हो वो अटेस्टेशन में भी लग सकती है और इंटरनल कंट्रोल की ऑडिट में भी लग सकती है। जो रिस्क बेस्ड ऑडिट होती है वो परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर भी लग सकती है, ये ठीक है चलो। और उसके बाद एरर से हो सकता है, एरर फ्रॉड अपन को पता है, एरर क्या होता है, अनइंटेंशनल होता है, फ्रॉड इंटेंशनल होता है। जनरल स्टेप क्या होता है, रिस्क को पहले ढूंढना, रिस्क को असेस करना, आइडेंटिफाई करना, रिस्क को ढूंढना, असेस करना, फिर उसके बाद रिस्क को मारना, रिस्पॉन्ड देना। रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसेस लगा के पहले रिस्क को ढूंढो, मारो, रिपोर्ट करो, 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 रिस्क को असेस करो, रिस्पॉन्ड करो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से और रिपोर्ट करो। असेस करो रिस्क को पहले, मतलब ढूंढो, फिर उसको मारो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से, उसको रिस्पॉन्ड दो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से, फिर उसको रिपोर्ट कर दो। तो वही 3 डिस्टिंक्ट फेस है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स और रिपोर्टिंग। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था डिस्टिंक्ट फेसेस कितने होते हैं, मतलब 3 फेसेस जो भी अपन ने पढ़े, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिपोर्टिंग। तो अपन ने पहले रिस्क असेसमेंट फेज पढ़ा था। असेसमेंट फेज में मैंने कैसे याद कराया था, इसको बोला था रिस्क असेसमेंट फेज में जो भी एसेस तुमने पढ़े लाइन वाइज देखो, ऐसे 300, ऐसे 220, ऐसे 220 क्या बोलता है कि पहले क्लाइंट के बारे में अपन को अंडरस्टैंड, क्लाइंट एक्सेप्टेंस के टाइम पे अपन को कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है चीजों की, तो वही तो ऐसे 220 बोलता है कि परफॉर्म करो क्लाइंट एक्सेप्टेंस। फिर अपन ने ऐसे 220 को ऐसे 300 की प्लानिंग करो, ऐसे 300 क्या बोलता है, प्लानिंग करो। ऐसे 315, फिर ऐसे 315 क्या बोलता है, 3 चीजें बोलता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, मतलब आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल, तो इंटरनल कंट्रोल को भी अपन को आइडेंटिफाई करके असेस करना है, और साथ में अपन को क्या करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो ये कौन बोलता है, ऐसे 315 ही तो बोलता है, ये तीनों चीजें ऐसे 315 बोलता है। असेसिंग द रोमम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना, असेसिंग द रोमम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना, और इंटरनल कंट्रोल को समझना, इंटरनल कंट्रोल को आइडेंटिफाई करके उसके समझना। तो अपन ने पहले ऐसे 220 देखा कि क्लाइंट के परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस, मतलब क्लाइंट एक्सेप्टेंस परफॉर्म करना है अपन को। उसके बाद ऐसे 300 में अपन को प्लानिंग करनी है। ऐसे 315 क्या बोलता है, असेस करो रोम हमको, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओ और साथ में आइडेंटिफाई और इंटरनल कंट्रोल को समझो। फिर एक ऐसे 265 मैंने बताया था कि अगर कोई मटेरियल वीकनेस मिल जाए आपको इंटरनल कंट्रोल में तो कम्युनिकेट कर देना टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को। फिर रिस्क रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं, या तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होंगे या टेस्ट ऑफ कंट्रोल होंगे। तो आपको मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर होंगे या फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल होंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लगा देना। तो दोनों में से कौन सा लगाना है, तो वो मैंने आपको बताया था दोनों में से कौन सा लगाना है। कहा कि भाई साहब अब ये वही है, या तो आप सब्सटेंटिव लगा लो, जब केवल सब्सटेंटिव नहीं लग सकता, आपको देखना है कि किस किस जगह केवल सब्सटेंटिव अकेला काफी नहीं होगा, किस किस जगह सब्सटेंटिव अकेला काफी नहीं होगा, किस किस जगह इंटरनल कंट्रोल आपको लगाना पड़ेगा, किस किस जगह मतलब टीओसी करना पड़ेगा, मतलब जिधर इंटरनल कंट्रोल है उस जगह आप टीओसी लगा सकते हो, इंटरनल कंट्रोल, या फिर आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकते हो। तो वही तो है, एक तो होता है टीओसी, फिर उसके बाद क्या होता है सब्सटेंटिव के अंदर क्या होता है, सब्सटेंटिव के अंदर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, सब्सटेंटिव के अंदर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। तो इसकी बात हो गई, टीओसी का लगाना है, मतलब इंटरनल कंट्रोल है वहां टीओसी लगा दो, जहां पे सब्सटेंटिव अकेला काफी नहीं है वहां पर टीओसी वगैरह लगाना पड़ेगा। तो एक और कौन सा बचा, एसएपी बचा, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी आप जहां लगा सकते हो लगा दो। तो 3 पॉइंट तो यू याद हो गए, तीनों ऑडिट प्रोसीजर के नाम लिखने, कंट्रोल का कंट्रोल टेस्टिंग लगा देना, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर जहां पे अकेला काफी नहीं है, और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जहां पे लग सकता है। बाकी उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाओ,
और फैप लगाओ कि मैनेजमेंट ओवरराइड ना कर दे कंट्रोल, ऑडिट प्रोसीजर में अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाओ और फैप लगाओ कि मैनेजमेंट ओवरराइड ना कर दे कंट्रोल, ठीक है। एंड में रिपोर्टिंग कर दो, एंड में रिपोर्टिंग कर दो। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपन ने पढ़ा था। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इट्स एन प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मैनेज, मतलब DIM, इट्स एन प्रोसेस जो DIM हुई है, डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन बाय द TCWG मैनेजमेंट या उसके बंदों ने डिजाइन इंप्लीमेंट मैनेज करी। क्यों करिए? ताकि वो अचीव कर पाए फोला। क्या कर पाए? फोला। वो फोला अचीव कर पाए। सर फोला में अपन ने क्या पढ़ा था? सर फोला में अपन ने F से पढ़ा था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, F से पढ़ा था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल होनी चाहिए, O से ऑपरेशन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FOLA, FOLA, F से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपनी क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, O से ऑपरेशन जो होनी चाहिए एफिशिएंट इफेक्टिव होनी चाहिए, L से लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करो, लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करो, A से एसेट प्रोटेक्ट करो, A से एसेट प्रोटेक्ट करो, ठीक है। FOLA F से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, O से ऑपरेशन, L से लॉ एंड रेगुलेशन, A से असेट, ठीक है। और ऐसे तो इंटरनल कंट्रोल बहुत सारे तरह के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनल कंट्रोल को चेक नहीं करना होता है ऑडिटर को, वो केवल जो फाइनेंशियल पे इंपैक्ट करेंगे अपने केवल वो उसी को चेक करता है। लिमिटेशन क्या होती है? क्योंकि ऑडिट की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो इसकी इंटरनल कंट्रोल की भी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, दैट इज ऑडिटर आईसी को चुम्मा देगा, ऑडिटर आईसी को चुम्मा देगा, चुम्मा सी, ऑडिटर आईसी को चुम्मा देगा। सी से सर्कमवेंशन कर सकता है, कोई भी सर्कमवेंशन कर सकता है इंटरनल कंट्रोल का थ्रू कोलिजन, सर्कमवेंशन कर सकता है, कोई भी सर्कमवेंशन कर सकता है इंटरनल कंट्रोल का थ्रू कोलिजन, कोलिजन के थ्रू कोई भी सर्कमवेंशन कर सकता है। तो सी से सर्कमवेंशन हो सकता है कोलिजन के थ्रू। एच से ह्यूमन एरर, एच से ह्यूमन एरर कोई भी हो सकता है। यू से कोई भी अनयूजुअल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आ गया, कोई भी अनयूजुअल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आ गया तो आईसी नहीं पकड़ पाएगा अपना। एम से मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट खुद मैनिपुलेट कर दे, मैनेजमेंट खुद मैनिपुलेट कर दे तो टॉप लेवल पे। अब्यूज बाय द पर्सन, कौन अब्यूज कर दे रिस्पांसिबिलिटी? जो ओनर है, उस इंटरनल कंट्रोल का ओनर है, वो ये अब्यूज कर दे। सी से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट ज्यादा हो जाए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कॉस्ट ज्यादा आ जाए। तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ा? ऑडिटर का आईसी को चुम्मा, ऑडिटर का आईसी को चुम्मा, चुम्मा सी से सर्कमवेंशन हो सकता है, एच से ह्यूमन एरर हो सकता है, सर्कमवेंशन कैसे हो सकता है? कोलिजन से। एच से ह्यूमन एरर हो सकता है, यू से अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, एम से मैनेजमेंट खुद मैनिपुलेट कर दे, ए से अब्यूज कर रहा है कोई अपनी रिस्पांसिबिलिटी जो रिस्पांसिबल आईसी के लिए, सी से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट ज्यादा है इंटरनल कंट्रोल। मैं वापस से देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे वापस से नोट्स कर रहे हैं। अरे भाइयों बहनों, मैंने कहा ना नोट्स के लिए, मैंने आपको कहा नोट्स जो भी होंगे वो आपको मोस्ट ऑफ द नोट्स, मोस्टली मैं देखो ऑलमोस्ट सारे कह रहा हूँ, 100% तो मैं भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, मेरे पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है फ्री के अंदर, बट ऑलमोस्ट सारे नोट्स मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑलरेडी है, टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाना, मेरा टेलीग्राम चैनल है CA हेमंत सोमानी। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे CA हेमंत सोमानी, ऊपर ग्लोबल सर्च का ऑप्शन आता है ना सर्च का, वहां पर CA हेमंत सोमानी सर्च करना, टेलीग्राम चैनल पे जाना मेरे, वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारे नोट्स मिल जाएंगे। देखो 100% तो नहीं पर ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सबकी PDF आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर भी पूछना मत सर कहाँ है, अरे भाई वहां पर टेलीग्राम चैनल पे जाते हो तो ऊपर एक ऑप्शन नहीं आता मीडिया या फिर फाइल्स का, मीडिया और फाइल्स का ऑप्शन आता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद अंदर आएगा, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे, स्क्रॉल करना PDF मिल जाएगी बहुत सारी फ्री में, ठीक है ना। अब चलो वापस से आ जाओ क्लास में। का फिर अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में सर कि ना प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस। तो प्रॉपरली पोस्टेड वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस, प्लस CDS क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर समराइज, क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर केवल 5 पॉइंट याद करने से बहुत सारे हो गए। प्रॉपर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो ऑन रियल टाइम बेसिस प्लस CDS पे क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर ऑथर समराइज। फिर मैंने बोला था और इस पे 5 ही याद करने पर और देख लो, ट्रांजैक्शन और असेट, ट्रांजैक्शन के 2 पॉइंट, असेट के 2 पॉइंट। ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? ऑथोराइज होना चाहिए और सारे रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। ट्रांजैक्शन ऑथोराइज होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए सर? ट्रांजैक्शन ऑथोराइज होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। ट्रांजैक्शन ऑथोराइज होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन ऑथोराइज होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। असेट, असेट को क्या होता है? सेफगार्ड करो, सेफगार्ड करो ताकि रीजनेबल इंटरवल पे मतलब काउंट करते रहो। सेफगार्ड करो मतलब रीजनेबल इंटरवल पे उनको काउंट करते रहो, ठीक है। 2 ट्रांजैक्शन 2 ही ऑब्जेक्टिव आईसी का वो ये ट्रांजैक्शन के 2 हो गए, फिर असेट के 2 हो गए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्या होती है? मैंने बोला था जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज कोई और बंदा करेगा और एग्जीक्यूट कोई और करेगा, मतलब पेमेंट को ऑथोराइज कोई और कर रहा है, एग्जीक्यूट असली में और कर रहा है। ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज कोई बंदा दूसरा करेगा, एग्जीक्यूट कोई और करेगा। सेम मैंने असेट के लिए बोला, असेट के अंदर जो असेट का रिकॉर्ड होगा वो कोई और मेंटेन करेगा और जो फिजिकल असेट होगा वो कोई और मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज कोई और करेगा, एग्जीक्यूट कोई और करेगा। तो ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज और एग्जीक्यूट अलग करेंगे और जो फिजिकल असेट है उसकी कस्टडी अलग के पास होगी और मेंटेन रिकॉर्ड कोई और
बंदा करेगा। ऑडिटर आईसी को किससे चेक करता है, ये अपन बाद में बहुत बार देखेंगे। हाई ह्यूम कंसिस्टेंसी कैसे लगाया, किसने लगाया और कंसिस्टेंटली लगाया नहीं लगाया। मैनुअल एलिमेंट कब कब जरूरत होती है, मैंने कहा था कि एकदम से कोरोना वायरस आया, अपनी बॉडी में इंटरनल कंट्रोल था, बॉडी में इम्यूनिटी थी, वो अनयूजुअल नेचर का कोरोना वायरस आ गया तो अपने अंदर का इंटरनल कंट्रोल उसको बचा नहीं पाया, अपना अंदर का अनयूजुअल नेचर का आ गया, क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर पा रहे, अपन किसी चीज को डिफाइन नहीं कर पा रहे, कोरोना वायरस को डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो अनयूजुअल नेचर का एकदम से ट्रांजेक्शन आ गया, अपन उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, डिफिकल्ट टू डिफाइन, तो वहां पर मैनुअल इंटरनल कंट्रोल चाहिए, ठीक है ना। मतलब बाहर से अलग से एक और वैक्सीन अपन को लगानी पड़ी, या फिर एकदम से सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, वही कोरोना वायरस आया, एकदम से सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, इंटरनल कंट्रोल बदल गया, मैनेजमेंट बदल गया, कुछ भी, तो मैनुअल चाहिए होगा। मैनुअल कब चाहिए होगा, अनयूजुअल नेचर का एक कोरोना वायरस आ गया जिसको अपन डिफिकल्ट टू डिफाइन है, जिसको अपन डिफाइन ना कर पाए, मतलब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई। या फिर जो ऑटोमेटेड इंटरनल कंट्रोल होता है उसको मॉनिटर करने के लिए भी अपन को मैनुअल चाहिए होता है, तो मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल। फिर अपन ने इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट पढ़े, वो क्या होते थे, माइक्रासर, वो होते हैं माइक्रासर। एम से मॉनिटरिंग, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी से कंट्रोल एनवायरनमेंट, आर से रिस्क असेसमेंट, ए से एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, कंट्रोल की एक्टिविटी, ये पढ़े अपन ने माइक्रा, 5 कंपोनेंट पढ़े अपन ने। फिर 5 कंपोनेंट में अपन ने पढ़ा पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में, अपन सबसे बड़ा आईपीसी शार्प, उसमें सबसे बड़ा आई से बड़ा इंटीग्रिटी ऑफ पर्सन, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ पर्सन। तो जो भी इंटरनल कंट्रोल को बनाता है उससे ऊपर इंटरनल कंट्रोल, उसकी जितनी इंटीग्रिटी एथिकल है, जो जिसने बनाया है उसको, तो उसमें जितनी इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज है उससे ऊपर वैसे भी इंटरनल कंट्रोल कभी नहीं जाएगा। तो जितना ज्यादा इंटीग्रिटी वगैरह होगी उतना ही अच्छा इंटरनल कंट्रोल काम करेगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट ऐसी अच्छी प्यारी बातें करता है। तो अपन ने बोला कि कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है इट्स एन प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है वो, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग इट, मतलब कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे उसको इन्फोर्स कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग एंड हाउ यू आर इन्फोर्सिंग इट, ठीक है। जैसे आप अगर लोगों की सैलरी वगैरह कम कर रहे हो तो एलिमिनेट कर रहे हो सैलरी वगैरह, तो गुस्से में गलत काम करेंगे, इलीगल काम करेंगे। तो अपन ने इंटीग्रिटी पढ़ा, सबसे पहले अपन ने इंटीग्रिटी पढ़ा। आईपीसी शार्प, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट, मैंने बोला जेल का इन्वायरमेंट ऐसा होता है, अगर तुम्हें कभी इंडियन पीनल कोड आईपीसी होता है ना, आईपीसी की धारा के तहत आपको ये करा जाता है, तो आईपीसी क्या होता है, इंडियन पीनल कोड। अगर कभी आपको आईपीसी में सजा हो गई, तो आप जेल का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप शार्प जैसे रेंगते रहोगे, वहां पे शार्प वो स्नेक वाला शार्प। आईपीसी में अगर कभी सजा हो गई तो शार्प जैसे वही रेंगते रहोगे, आईपीसी में कभी सजा हो गई तो शार्प जैसे वही रेंगते रहोगे। आई से इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यू, पी से पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, पी से पार्टिसिपेट कितना करता है टीसीडब्ल्यूजी एफएस वगैरह के अंदर। आईपीसी में सजा हो गई तो सी से कमिटमेंट टू कंपिटेंट, कितना कंपिटेंट बंदे आप अपने पास रखते हो। आई से इंटीग्रिटी, पी से पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, सी से कमिटमेंट टू कंपिटेंस, ठीक है ना। हाँ, एंड देन आईपीसी में तो शार्प, एस से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, एच से ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी वगैरह कैसी है, यू से आप एच से ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी कितनी है, एस एच ए पी, ए से ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, पी से फिलोसॉफी कैसी है मैनेजमेंट की, मतलब वो डांट के काम कराता है, प्यार से काम कराता है। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ए, आप अच्छे से ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबल, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसी को ऑथोरिटी दो, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, आईपीसी में सजा हो गई तो शार्प जैसे रैंकते रहोगे। आई से इंटीग्रिटी अपन ने चेक करी। पी से अपन ने पी से 2 पी आ गए, एक तो यहाँ पे पी आ गया और एक शार्प जैसे ये वाला पी आ गया। एक से था पार्टिसिपेट, टीसीडब्ल्यूजी में कितना कर रहा है, एक से था फिलोसॉफी क्या मैनेजमेंट की। तो आई से इंटीग्रिटी, पी से फिलोसॉफी, सी से कमिटमेंट टू कंपिटेंस, एस से स्ट्रक्चर कैसा ऑर्गेनाइजेशन का, एस से ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी क्या है, ए से ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आपने लोकेट करी। फिर अपन ने पढ़ा माइक्रा का आर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऑडिटर का बाद में आएगा अपना, ठीक है ना। तो एंटिटी रिस्क को असेस करती है, पहले तो रिस्क असेस करते वक्त उसको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर ध्यान में रखने पड़ते। तो पहले रिस्क असेस कैसे करेगी, पहले वो अपना गोल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगी कि मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, मेरा गोल ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मुझे कौन रोक सकता है, और कितनी लाइक्लीहुड है मुझे रोक लेगा, फिर मैं उसे इंपैक्ट दूंगी। पर इंपैक्ट डिटोल भी केवल 99% को मार पाता है, 1% कीटाणु तो रह ही जाते हैं, तो रेसिडुअल रिस्क देख लूंगी। तो पहले मैंने अपना ऑब्जेक्टिव गोल देखा कि मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, मेरे को कौन रोक सकता है, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, डिफाइन द बिजनेस गोल ऑब्जेक्टिव, मेरे को कौन रोक सकता है, आइडेंटिफाई द इवेंट जो अफेक्ट कर सकते हैं ऑन अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई इवेंट करो कि जो आपको अचीव करने से रोक सकते हैं। तो मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। अब कितनी लाइक्लीहुड है कि मुझे रोक लेगा, असेस द लाइक्लीहुड एंड इंपैक्ट। अब उसके बाद उसे रिस्पॉन्ड दो, पर डिटोल भी कितने को रिस्पॉन्ड दे पाता है, केवल 99% को, 1% रेसिडुअल रिस्क हमेशा रह जाती है, तो रेसिडुअल रिस्क को चेक कर लो। कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, माइक्रा का ए का क्या होता है, ए से एक्टिविटीज, कंट्रोल की एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज में अपने परफॉर्मेंस रिव्यू पढ़ा कि कंपनी को टाइम टू टाइम बजट वगैरह से कंपेयर करते रहो कि आपने वो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी चल रही है नहीं चल रही। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में अपने पढ़ा कि एप्लीकेशन कंट्रोल लगाओ, जनरल आईटी कंट्रोल लगाओ, मतलब आईटी पे कंट्रोल्स लगाओ आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे। फिर अपने फिजिकल कंट्रोल पढ़ा, फिजिकली आप कंट्रोल रखो किस पे, असेट पे कंट्रोल रखो, बुक्स रिकॉर्ड्स पे कंट्रोल रखो, आप ये सब करना है आपको, असेट पे कंट्रोल करो, बुक्स रिकॉर्ड पे करो, कंप्यूटर प्रोग्राम पे
तभी आप फिजिकली कंट्रोल लगाओ। और इसलिए आप पीरियोडिकली काउंट करते रहो, क्योंकि आपको फिजिकल कंट्रोल रखना है तो पीरियोडिकली आप काउंट करते रहो, पीरियोडिकली आप काउंट करते रहो। उसके बाद अपन ने सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अपन ने पहले ही पढ़ लिया, एसओडी पढ़ लिया। तो कंट्रोल एक्टिविटीज में अपन ने 4 पढ़ लिए थे। इसको अपन ने याद कैसे करा था? अपन ने इसको याद करा था कि इंफॉर्मेशन में और फिजिकल चीजों में एसओडी मतलब सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं वो रिव्यू करो। अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन में और फिजिकल असेट में, इंफॉर्मेशन में और फिजिकल असेट में अपन ने अभी तो पढ़ा सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होता है। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कोई और मेंटेन करेगा, फिजिकल असेट की कस्टडी और किसके पास हुई। तो याद कैसे करा? इंफॉर्मेशन में और फिजिकल असेट में एसओडी है या नहीं, फिजिकल असेट में एसओडी है या नहीं उसको आप रिव्यू करो, उसको आप रिव्यू करो, इस चीज को रिव्यू करो। किस चीज को रिव्यू करना है? कि इंफॉर्मेशन में और फिजिकल असेट के अंदर एसओडी है या नहीं वो मुझे रिव्यू करना है। तो इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, इंफॉर्मेशन में और फिजिकल असेट में मतलब फिजिकल कंट्रोल के अंदर एसओडी है या नहीं, एसओडी सिग्रीगेशन ड्यूटी उसको मेरे को रिव्यू करना है, मतलब परफॉर्मेंस रिव्यू करना है। ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम कम्युनिकेशन के अंदर क्या था, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अकाउंटिंग कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वैल्यू पे रियल टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करो, ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वैल्यू पे, रियल हटा दो, प्रॉपर वैल्यू पे रियल टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करो, रियल टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करो टाइम। ठीक है। तो प्रॉपर वैल्यू पे रियल हटा दो, टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करो, प्रॉपर वैल्यू पे रियल टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करो। प्लस सीडीएस का वहां पे था ना क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन, तो ये सेम पॉइंट यहाँ पे आधा चिपक है। ठीक है। इसमें आपको देखना है मॉनिटरिंग में, आपको क्या देखना है? कुछ नहीं, इंटरनल ऑडिट कर लगाते रहो कि आपके इंटरनल कंट्रोल सही चल रहे हैं, चल रहे, इंटरनल चेक आप चेक करते रहो। तो अभी क्वेश्चन वही था कि आईटी पे कंट्रोल थे, नेटवर्क ऑपरेशन एप्लीकेशन कंट्रोल, तो कि क्या है? ये था अपना कंट्रोल एक्टिविटीज, ये था कंट्रोल एक्टिविटीज। तो उसके दो एक चीजें समझा देना। फिर अब कहाँ पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का एक पार्ट था कि कहाँ पर रिस्क अराइज हो सकती है और रिस्क कैसे चेंज हो सकती है। तो वो अपन ने पढ़ा था, रिस्क कैसे अराइज हो सकती है, कैसे चेंज हो सकती है। वो अपन ने पढ़ा था कि आपको ग्रोथ करनी है, जब आप ग्रोथ करोगे तो रिस्क ज्यादा होगी, फॉरेन ऑपरेशन आप करोगे तो रिस्क ज्यादा होगी, नए प्रोडक्ट में जाओगे तो रिस्क ज्यादा होगी, न्यू बंदे लाओगे तो रिस्क ज्यादा होगी, न्यू टेक्नोलॉजी लाओगे तो रिस्क ज्यादा होगी। तो इसको याद कैसे करा सर? आपको अगर ग्रोथ करनी है, चाहे इंडिया हो या फॉरेन, आपको न्यू प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, न्यू प्रोडक्ट लाना होगा। और न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको न्यू बंदे भी चाहिए होंगे, और न्यू टेक्नोलॉजी मतलब न्यू मशीन्स वगैरह भी चाहिए होगी, न्यू टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी। आपको अगर ग्रोथ करनी है, चाहे इंडिया हो या फॉरेन, आपको न्यू प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, और न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए न्यू बंदे और न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। आपको अगर ग्रोथ करनी है, रैपिड ग्रोथ, तो चाहे इंडिया हो या फॉरेन, मतलब एक्सपेंड करा आपने फॉरेन का ऑपरेशन, आपको न्यू प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, न्यू बिजनेस मॉडल प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। उसके लिए न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए न्यू बंदे और न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, न्यू बंदे मतलब न्यू पर्सनल और न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। डन सर, ये हो गया। फिर अपना फिर इसमें अपने को ऐसा कोई काम का पढ़ाना था, एमसीक्यू पॉइंट से। ठीक है, चलो। अब इसके बाद अपने पढ़ा था कि इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल चेक क्या होता है? स्टाफ ड्यूटी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, स्टाफ ड्यूटी और बुक कीपिंग को इस तरह से जमाना, कि कोई भी एक अकेला बंदा पूरा काम ना कर पाए। तो बुक कीपिंग और स्टाफ ड्यूटी को इस तरह से जमाना, नो वन पर्सन कैन कैरी आउट द थ्रू ट्रांजेक्शन थ्रू इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा था अपन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंटीग्रिटी बची रहे, कहीं पे फ्रॉड हो नहीं पाए, फ्रॉड हो तो बिल्कुल कम से कम हो, फ्रॉड हो जाए तो ढूंढ पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक एरिया की डिफाइन हो जाए कि किसने फ्रॉड करा, पकड़ में आ जाएगा अपने को, स्टाफ की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अपन ने ये इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। तो इसको याद कैसे करा था? बिजनेस के एसेट में फ्रॉड ना हो, इसके लिए स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होगा। बिजनेस की असेट में फ्रॉड ना हो, ये तीनों पॉइंट फ्रॉड के, उसके लिए स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होगा, बिजनेस के एसेट में फ्रॉड ना हो, उसके लिए स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब बिजनेस की इंटीग्रिटी बचाना। असेट में फ्रॉड ना हो, मतलब कैश और असेट में मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, बिजनेस की असेट में फ्रॉड ना हो, उसके लिए स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होगा। फ्रॉड को प्रिवेंट, डिटेक्ट करना और मिनिमाइज करना। अगर हो गया है तो डिटेक्ट करना, और नहीं हुआ है तो उसको मिनिमाइज करना। फ्रॉड को डिटेक्ट करना, और नहीं हुआ है तो उसको मिनिमाइज करना फ्रॉड को। ठीक है। तो फ्रॉड, बिजनेस के एसेट में फ्रॉड ना, उसके लिए स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होगा। बिजनेस के एसेट में फ्रॉड ना, उसके लिए स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होगा। बिजनेस के एसेट मतलब कैश में मिस अप्रोप्रिएशन। बिजनेस के एसेट में इस फ्रॉड ना हो, उसके लिए स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होगा। फ्रॉड मतलब टू डिटेक्ट, प्रिवेंट, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना और मिनिमाइज करना, उसके लिए स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होगा। स्टाफ की इफिशिएंसी बढ़ेगी। रिस्पॉन्सिबल मतलब रिस्पॉन्सिबल एरिया पता पड़ जाएगा कि कहां पे फ्रॉड हुआ है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये पता पड़ जाएगा। जनरल कंडीशन क्या होगी? इंटरनल चेक सिस्टम की जनरल कंडीशन क्या होगी? देखो सर, मैंने आपको बोला इंटरनल कंट्रोल की जनरल कंडीशन होती है सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल। क्या बोला सर मैंने? सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल।
सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल। तो सबसे पहले तो अगर एक ही बंदा सेल्स का लेजर और कैश की रिसिप्ट दोनों संभाल रहा है, लेजर भी और कैश भी, तो वो गलत है, वहां पे डिवीजन ऑफ ड्यूटी नहीं है, इंटरनल चेक फेल हो गया। डिस्पैच भी वही कर रहा है, डिलीवरी चालान भी वही कर रहा है, गलत है। डिलीवरी चालान अलग बंदा इशू करेगा और उसको डिलीवरी चालान को चेक करेगा, जो डिस्पैच नहीं करता वो बंदा चेक करेगा। तो सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल। सी से कस्टडी ऑफ असेट, कस्टडी ऑफ असेट दूसरे के पास होनी चाहिए, रिकॉर्ड दूसरे के पास होना चाहिए। सी से फिजिकल कस्टडी दूसरे के पास होनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दूसरे के पास होनी चाहिए। सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल। सी से कस्टडी ऑफ असेट। आई से इंडिपेंडेंट कंट्रोल, किसी भी एक बंदे के पास पूरा 100% इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब फाइनेंशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेशन पावर दोनों को बांटो। सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल। सी से कस्टडी ऑफ असेट और बुक्स दूसरे के पास होनी चाहिए, कस्टडी ऑफ असेट और बुक दूसरे के पास होनी चाहिए। आई से इंडिपेंडेंट कंट्रोल, किसी भी एक अकेले बंदे के पास पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर दोनों को अलग अलग बांट दो। अपडेटिंग जेल कंट्रोल, अपडेट मतलब कंट्रोल को टाइम टाइम अपडेट करते रहो। जेल कंट्रोल, JAIL जेल कंट्रोल। सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल। तो सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल। जे से जॉब रोटेशन हो रहा है नहीं हो रहा। ए से असेट का ध्यान रखो, ए से असेट का ध्यान रखो। आई से आप इन्वेंटरी का ध्यान रखो, मतलब असेट का आप काउंट करते रहो हर क्लास का आपको, और मतलब उस पर इंटरनल कंट्रोल लगा के चलो। आई से इन्वेंटरी की टेकिंग भी, इन्वेंटरी काउंट भी आप करते रहो। एल से लीव इंकरेज करो, सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल से बजटरी कंट्रोल, ताकि आपका कैश का हमेशा अप्रोप्रिएशन ना हो। तो अभी वो आप फटाफट से इधर देख लो एक बार, सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल। सी से कस्टडी ऑफ असेट दूसरे बंदे के पास चाहिए, बुक्स को अकाउंट दूसरे बंदे के पास चाहिए। अपडेट आई से इंडिपेंडेंट कंट्रोल, किसी भी बंदे के पास नो सिंगल पर्सन शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल, किसी भी अकेले बंदे के पास पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों बंदे के पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, अलग अलग बंदे के पास। अपडेटिंग जेल कंट्रोल, अपडेटिंग मतलब टाइमली अपडेट करते रहो इंटरनल कंट्रोल को। जेल कंट्रोल, सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल। जे से आपको जॉब रोटेशन करते जानी है। ए से आपका असेट पे ध्यान रखना, आई से इन्वेंट्री का ध्यान रखना, इन्वेंट्री का काउंट करते रहो, और ए से वही असेट का भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका काउंटिंग कंट्रोल लगाते रहो। जॉब रोटेशन होना चाहिए, JAIL। आई से लीव इंकरेज करो, एल से लीव इंकरेज करते रहो। सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल। कंट्रोल से लास्ट बजटरी कंट्रोल के अंदर, कि अपन को ना कैश कभी कैश वगैरह का हमेशा अप्रोप्रिएशन ना हो जाए, उसके लिए बजटरी कंट्रोल लगा रखो कि आपने कितना बजट सोचा था उतना का उतना चीजें हुई नहीं हुई। वो ये गलत हो गया है, प्रोक्योरमेंट हेड ही पूरा काम कर रहा है, परचेज भी वही कर रहा है, गुड्स भी वो रिसीव कर रहा है, प्रोमेंट भी वही अप्रूव कर रहा है, तो आपका इंटरनल चेक मतलब सेग्रीगेशन ड्यूटी यहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि बिजनेस के असेट पे कोई फ्रॉड ना हो, उसके लिए स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर जनरल कंडीशन पढ़ी, सीआईडी अपडेटिंग जेल कंट्रोल वाली। ठीक है, देखो ये मैराथन है इसलिए बार बार रिवाइज नहीं करा पा रहा, अगर कहीं पे भी अटक रहे हो पॉज करके वापस बैक करके देख लेना कि नहीं ये सर वापस ही रिवाइज करना है, बैक करो, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है, सारे स्टूडेंट को सोच समझ के ध्यान में लेके चलना पड़ रहा है ना। और मैराथन है, अगर अभी अटक गया तो एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करोगे, ये वीडियो शायद उसके लिए भी तुम्हारे काम है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो CADS, उसके बाद अपन ने वो पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, जनरल कंडीशन पढ़ लिया। अब इंटरनल चेक कितना इफेक्टिव होगा, इंटरनल चेक कितना इफेक्टिव होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। अगर CA उसको बनाएगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, अगर इंटरनल चेक को CA ने बनाया तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। दैट इज CADS। सी से क्लैरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ए से अप्रेजल इवैल्यूएशन करते रहना है, उसका मतलब ए से अप्रेजल इवैल्यूएशन रिव्यू करता रहना। CADS, सी से क्लैरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ए से अप्रेजल, सी से क्लैरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ए से अप्रेजल, सी से क्लैरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ए से अप्रेजल। DS डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्टैंडर्डाइजेशन, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, एस से स्टैंडर्डाइजेशन, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, एस से स्टैंडर्डाइजेशन, कि कितनी ज्यादा स्टैंडर्ड पॉलिसी है, कितना अच्छे से आपने डिवीजन ऑफ वर्क करा हुआ है, ताकि बिना किसी रुकावट से आपके हो जाए। ठीक है, तो CADS, अगर CA उसको इंटरनल चेक को बनाएगा तो अच्छे से ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इफेक्टिवनेस किस पर डिपेंड करेगी, अगर CA बनाएगा इंटरनल चेक तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। सी से क्लैरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, सी से क्लैरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ए से अप्रेजल, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, एस से स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, फिर अब इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सब में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है आपको। जॉब एट IT कंपनी रिस्की, मैंने कहा था TCS इन्फोसिस वगैरह के अंदर अगर आप जॉब करोगे तो कंपेरेटिवली रिस्की होगा, समझाने के लिए कह रहा हूं बस भाई, है ना, और कुछ नहीं। तो जॉब एट IT कंपनीज रिस्की, 3 पॉइंट जॉब के थे, फिर IT कंपनीज रिस्की, 3 पॉइंट जॉब के थे, ये 3 पॉइंट जॉब के, फिर IT कंपनीज रिस्की मतलब रिस्क मैनेजमेंट, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल। जॉब एट IT कंपनीज रिस्की, 3 पॉइंट जॉब के, 3 पॉइंट किसके, जॉब के। जॉब रोटेट होनी चाहिए सेंसिटिव एरिया के अंदर, जॉब में सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, तो जॉब रोटेट होनी चाहिए, जॉब में सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, और डिलीगेशन ऑफ पावर कर रहे हो तो भी डिफाइन होनी चाहिए, डिलीगेशन ऑफ पावर कर रहे हो जॉब के अंदर तो डिफाइन होनी चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो जॉब एट IT कंपनीज रिस्की, जॉब आपको रोटेट करनी है, जॉब में SOD लगाना है, जॉब रोटेट करनी है, जॉब में SOD लगाना है, डिलीगेट कर रहे हो तो उसको डॉक्यूमेंट कर लो। जॉब एट IT कंपनीज रिस्की, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल के, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कौन कौन से कंट्रोल है वो आपको लगा के चलने। रिस्की मतलब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज के पास एक रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए, एंटरप्राइज का रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और इंटरनल कंट्रोल है आपके IT सिस्टम के अंदर, वो IT के अंदर भी इंटरनल कंट्रोल्स आपके होने चाहिए।
फिर अब इवैल्यूएशन आप कैसे कर सकते हो? इवैल्यूएशन करने के क्वेश्चनरी होती है, आपके पास चेकलिस्ट होती है, क्वेश्चनरी होती है, चेकलिस्ट होती है, फ्लो चार्ट होते हैं आपको इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के लिए। क्वेश्चनरी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि क्वेश्चनरी क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन लिख के दे देते हैं, तो सामने वाला कंपनी वाला भर के देता है, कंपनी वाला भर के देता है। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम हुए होते हैं। इवन वो सेक्शन वाइज भी होते हैं कि सेल्स के क्वेश्चन है, परचेज के क्वेश्चन है, उस हिसाब से भी वो होते हैं। सामने वाला कंपनी का एग्जीक्यूटिव उसको क्वेश्चंस को फिल करके देता है, ठीक है। उसके सामने ऑप्शन होता है यस नो नॉट एप्लीकेबल लिख दे, यस नो नॉट एप्लीकेबल लिख दे। अगर उसने नो करा, अगर उसने नो करा, इसका मतलब है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है। नो कैसे करा? वेदर मतलब उसने कहा कि अपन को क्वेश्चन पूछा कि वेदर all the purchases are made, whether all the purchases are made through purchase order only। अगर उसने नो कर दिया मतलब इंटरनल कंट्रोल खराब है, बिना परचेज ऑर्डर के भी परचेज हो गई है। तो सेट ऑफ क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइज मैनर में होता है, वन सेपरेट सेक्शन, कोई परचेज का है, कोई सेल का, उस सबके क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, वो कंपनी का एग्जीक्यूटिव भरता है और फिर बहुत सारे क्वेश्चन ब्रेकन डाउन होते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यस नो नॉट एप्लीकेबल आगे लिखा हुआ होता है, और अगर नो कर दिया मतलब इंटरनल कंट्रोल वीक है। फर्स्ट ईयर में क्वेश्चनरी मैंडेटरी है, सब्सिक्वेंट ईयर में देखना है अगर कोई चेंजेस हुआ है तो दे देना, पर 3 साल में एक बार तो जनरली दे ही देना। अगर आप इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी बना रहे हो तो कुछ आपको स्टैंडर्ड गुड अजम्पशन लेके चलने पड़ेंगे। क्या गुड अजम्पशन लेके चलने पड़ेंगे? ऊपर के 4 एक पॉइंट तो मैंने कहा था, ये एसओडी जैसी फीलिंग आएगी, इसमें एसओडी जैसी फीलिंग आएगी कि डिवीजन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। अकाउंटिंग का बंदा और कस्टडियन का बंदा अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब डिवीजन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। कैसे डिवीजन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए कि अकाउंटिंग का बंदा और कस्टडियन बंदा का कोई लिंक ना हो, दोनों अलग अलग काम करे। अकाउंटिंग फंक्शन आर नॉट असाइंड विद द कस्टडी, की असेट की अकाउंटिंग कौन कर रहा है, उसकी कस्टडी कौन रख रहा है। डिवीजन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए कि दोनों अलग अलग काम करे, अकाउंटिंग कौन करेगा और कस्टडियन कौन करेगा, कस्टडिंग कौन करेगा। मतलब कोई सिंगल बंदा पूरा का पूरा काम ना करे, सिंगल बंदा कोई पूरा का पूरा काम ना करे। एक जने ने जो काम करा है, वर्क परफॉर्म बाय वन, वो दूसरा बंदा रिव्यू करे, वो दूसरा बंदा रिव्यू करे। तो अपन ने क्या पढ़ा कि डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि अकाउंटिंग और कस्टडी का बंदा अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी सिंगल बंदा पूरा काम नहीं करे, कोई भी सिंगल बंदा पूरा काम नहीं करे, एक बंदा जो काम करे वो पूरा दूसरा रिव्यू करे, ठीक है। ये एसओडी वाले 4 पॉइंट अपने को यूं याद हो गए। और उसके बाद अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है तो एविडेंस होगी कौन सा काम किसने करा था, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, टाइम टेस्टेड अजम्पशन जैसे फॉलो करने चाहिए कंपनी को। टाइम टेस्टेड अजम्पशन मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती है, जैसे जिस दिन कैश मिला उतना ही बैंक में उसी दिन जमा करा दो, ठीक है। 4-5 पॉइंट याद करने हैं। फिर चेकलिस्ट, चेकलिस्ट पे मैंने कहा था जैसे क्वेश्चनरी होती है सेम चेकलिस्ट होती है, बस चेकलिस्ट कौन किसके लिए होती है? चेकलिस्ट होती है ऑडिटर के खुद के लिए, ऑडिटर खुद भरता है। और इसमें नेगेटिव में क्वेश्चन लिखे होते हैं, जैसे वहां पे लिखा हुआ था कि whether all the purchases are made through POs only, मतलब पीओ के साथ मतलब सारी परचेसेस के लिए पीओ था या नहीं था। अगर वहां पे नो करा मतलब इंटरनल कंट्रोल फेल। पर यहां पर ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा क्या किसी भी पीओ का, क्या किसी भी परचेस के लिए पीओ नहीं था, क्या किसी भी परचेस के लिए पीओ नहीं था। अगर वहां पर यस कर दिया मतलब इंटरनल कंट्रोल फेल, मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई बिना पीओ के भी परचेज हुई है, तो इंटरनल कंट्रोल फेल हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ऑडिटर खुद भरता है। इसके अंदर कंपेरेटिवली जो कुछ चेकलिस्ट में क्वेश्चन कम होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं, क्वेश्चनरी के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल ये उसका ऑडिटर वगैरह खुद भरता है, मतलब ऑडिटर के लिए उसके आगे भी यस नो नॉट एप्लीकेबल की जगह होती है। क्वेश्चनरी में लार्ज क्वेश्चंस होते हैं, चेकलिस्ट में जो मेजर कंट्रोल है उसी के क्वेश्चंस होते हैं। वीकनेस, अगर क्वेश्चनरी में नो करा तो वीकनेस है, चेकलिस्ट में यस करा तो है। अगर यहाँ पर यस करा तो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट देना होगा कि क्या क्या पूरा रीजन था, पूरा का पूरा रीजन समझाना पड़ेगा। कौन बनाता है? इधर ऑडिटर बनाता है, इसको कंपनी का एग्जीक्यूटिव खुद भरता है। वहां पर फ्लो चार्ट में बताता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, लाइन एंड डायग्राम से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लाइन एंड डायग्राम से। इट्स ए मोस्ट कॉन्साइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मोस्ट कॉन्साइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज्यादा कॉन्साइज और कॉम्प्रिहेंसिव वे होता है ये। और आप देखते ही पहले एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है, देखते ही पहले एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है कि हाँ भाई ऐसे कंट्रोल ऐसे काम करता है कंट्रोल। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। इसका लास्ट वाला पॉइंट इससे मैच कर लो कि डायग्राम लाइन एंड सिंबल से भरा हुआ होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है डायग्राम लाइन एंड सिंबल से भरा होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है डायग्राम लाइन एंड सिंबल से भरा होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है डायग्राम लाइन एंड सिंबल से भरा होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है डायग्राम लाइन एंड सिंबल से भरा होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है डायग्राम लाइन एंड सिंबल से बना होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है डायग्राम लाइन एंड सिंबल से भरा होता है, ठीक है। कॉन्साइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, कॉन्साइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉन्साइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉन्साइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव है। साथ में बर्ड आई व्यू देता है, साथ में बर्ड आई व्यू देता है, सिस्टम का बर्ड आई व्यू देता है। तो ये क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लाइन एंड डायग्राम, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लाइन एंड डायग्राम, कॉन्साइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड आई व्यू दे देता है आपने अपन को, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था, ये अपन ने बोला था कि मैंने अगर बोला कि अगर कभी सेल्स इनवॉइस इशू हुआ तो कब इशू हुआ और कितने नंबर्स के सेल्स, 3 इशू हुए, 4 इशू हुए, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट इशू हुआ तो कब वो इशू हुआ, एट व्हाट टाइम, और कितनी कॉपीज में इशू हुआ, कितनी कॉपीज का इशू हुआ। उनका क्या करा, मान लो 3 कॉपी में इशू हुआ, 3 कॉपी में इशू हुआ, एक कॉपी को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी,
एक कॉपी को फाइल कर दिया, एक को डिस्पोज कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट, फाइल, डिस्पोज, डिस्ट्रीब्यूट, फाइल, डिस्पोज। तो ये चीजें पता पड़ जाती है कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा, किसको फाइल करा, कब डिस्पोज करा, ये सब अपन को पता पड़ जाता है। कब रेज हुआ, कब रेज हुआ, कितनी कॉपी में रेज हुआ, कब रेज हुआ, कितनी कॉपी में रेज हुआ, 3 कॉपी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3 कॉपी में रेज हुआ। क्या करा उसका, 3 कॉपी में रेज करके क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट, फाइल, डिस्पोज, डिस्ट्रीब्यूट, फाइल, डिस्पोज, डिस्ट्रीब्यूट करा, फाइल करा, डिस्पोज करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, फाइल करा, डिस्पोज करा। जनरली हॉरिजॉन्टल में बनता है ये, अब तुम चाहो तो वर्टिकल भी इसको बना सकते हो। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में अपन ने पढ़े थे कोसो, कोको, कोबिट, कोसो, कोको, कोबिट, कोसो, कोको, कोबिट, एक का फिर टर्नबुल रिपोर्ट, कोसो, कोको, कोबिट, टर्नबुल रिपोर्ट और सर्बेंस ऑक्सली। कोबिट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है ना, अगर एमसीक्यू कभी आ जाए तो। फिर कोसो ने पढ़ा था, कोसो के अंदर 20 प्रिंसिपल होते हैं, कोसो के अंदर 20 प्रिंसिपल होते हैं, पांच कंपोनेंट होते हैं। जो अपन ने सेम पढ़े थे वो माइक्रा वाले कंपोनेंट है अपने, ठीक है ना। मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट और एक्टिविटी कंट्रोल एक्टिविटी। 20 प्रिंसिपल होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था 3 ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सीआरओ कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव होता है, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव होता है। आर से रिपोर्टिंग, आर से रिपोर्टिंग, आर से रिपोर्टिंग, सी से कंप्लायंस, आर से रिपोर्टिंग, ओ से ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर रेसिडुअल क्वेश्चन अपन ने करा था कि 5 एंटरटेनमेंट सेंटर है, जैसे मेला वेला होता है ना, मेला है, अम्यूजमेंट पार्क है, तो आपको हमेशा पहले टिकट प्रिंट करानी पड़ती है। मैंने प्रोसेस बताया था, टिकट प्रिंट कराओ, टिकट पे सीरियली नंबर दे दो, सीरियल नंबर दे दो, टिकट प्रिंट कराओ, सीरियल नंबर दो। एंट्री होती है, टिकट को फाड़ देते हैं, वो एंट्री पे टिकट कैंसिल कर देते हैं, एंट्री पे टिकट फाड़ देते हैं ना, वो कैंसिल कर देते हैं। अंदर गए, टिकट को फाड़ देते हैं छोटा सा, ठीक है। फिर जो भी पैसे आए, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग से आए या कैसे भी आए, जो भी आपको पैसे आए उसे बैंक में जमा करा देना, साथ में आप रिको बना लेना, एक रिको बना लेना कि जितने टिकट बेचे कैश उतना का उतना ही आया या कम आया, ठीक है ना। तो पहले आपको टिकट प्रिंट कराने, जो सीरियली नंबर हो, अंदर जाते टिकट फाड़ देता है, वो टिकट फाड़ देता है, तो ये देखो एंट्रेंस पे टिकट कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो भी पैसा आया उसे बैंक में जमा करा दो। जो भी टिकट की सेल हुई वो पैसा बैंक में डेली बैंकिंग जमा करा दो, और उसके कैश रिकंसिलेशन बना के चलना कि जितना पैसा आया उतने टिकट बिके थे, उस हिसाब से पैसा आया। और कभी कोई टिकट फ्री में दे रहे हो या फिर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो ऑथोराइज था या नहीं था वो देख लेना। आईसीएफआर आपको चेक करना है तो इंटरनल कंट्रोल अगर कैश बैंक पे चेक करने हैं तो केवल ईयर एंड पे करने हैं, थ्रू आउट द ईयर करने नहीं सर, थ्रू आउट द ईयर करने हैं, पर हाँ ईयर एंड पे चेकिंग थोड़ी बढ़ जाती है। और क्या क्या जनरली चेक करते हैं अपन आईसीएफआर, अगर कैश बैंक के लिए अपन को इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखनी है तो अपन को सर देखना होता है कि जो कैशियर है किसी लेजर को ऑथराइज नहीं करता हो, मेल को ओपन नहीं करता हो, और कोई एक्सपेंडिचर वगैरह वो खुद ऑथराइज नहीं करता हो। तो क्या क्या ऑथराइज नहीं करता, लेजर मेल को, इनकमिंग मेल को ओपन नहीं करता, मतलब ऑथराइज नहीं करता। चलो एक बार ये देख लो, लेजर मेल एक्सपेंडिचर चेक, लेजर मेल एक्सपेंडिचर चेक, लेजर के लिए वो ऑथराइज नहीं है, मतलब लेजर वो किसी को भी ओपन नहीं कर सकता, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट वो ऑथराइज नहीं करता, चेक वो साइन नहीं कर सकता, तो लेजर और मेल कभी खोल नहीं सकता। तो लेजर मेल एक्सपेंडिचर चेक, लेजर मेल एक्सपेंडिचर चेक, लेजर मेल एक्सपेंडिचर चेक, लेजर मेल एक्सपेंडिचर चेक, लेजर मेल एक्सपेंडिचर चेक। साथ में लीव कंटिन्यूसली लेता नहीं लेता। अगर कोई भी पीओ मिला, अगर अपन को कोई भी ऐसा क्या कंपनी के अंदर इश्यू चल रहा था कि बिना पीओ के परचेसेस हो रही थी, इवन कुछ पीओ तो ऐसे थे जो बाद में इश्यू हुए या बाद में ऑथोराइज हुए, पहले परचेस कर ली बाद में पीओ बने। इवन को कितना गुड्स ऑर्डर करा, कितना रिसीव हुआ, कुछ नहीं था उसके अंदर। तो अपन को क्या करना है, पहले अपन को देखना है कि कोई वो जो सामने वाले को जिसको पेमेंट कर रहे हैं वेंडर, वो उसका परचेज मैनेजर का रिश्तेदार तो नहीं है ना, मतलब हो सकता है कि उसको क्रेडिट पीरियड उसने 60 दिन का दिया, उसने 30 दिन में ही रीपे करा दिया हो। तो अपन वेंडर की लिस्टिंग देखेंगे, एजिंग देखेंगे कि कितना अमाउंट उसको, उसकी नॉर्मल क्रेडिट पीरियड मतलब 60 दिन की क्रेडिट थी फिर भी 30 दिन में ही पे करा दिया, तो अपन वेंडर की लिस्टिंग देख के ये चेक करेंगे। फिर अपन कुछ परचेज के सैंपल लेके बोलेंगे कि इस परचेज के तू पीओ बता, परचेज रिक्विजिशन बता, मतलब सब चीजें मांगेंगे, परचेज रिक्विजिशन, पीओ यो, वो सब चीजें इनवॉइस वगैरह चेक करेंगे परचेज के सैंपल से। फिर परचेज ऑफिसर के साथ मिलेंगे, उससे पूछेंगे क्यों भाई तूने बिना पीओ के तूने माल खरीदा, उससे मिलेंगे। बाद में जो भी समरी हुई क्लाइंट को, मतलब क्लाइंट को, कंपनी के मालिक को, अंबानी जी को बता देंगे, डिस्कस द समरी विद द क्लाइंट, ठीक है ना। बाद में एंड में यही करेंगे अपन। तो अपन ने क्या करा, इसको सर याद कैसे करा था, मैंने कहा था तुम पहले वेंडर की लिस्ट लो, मैंने कहा था पहले तुम वेंडर की लिस्ट लो, वेंडर की लिस्ट में से जिस जो भी परचेज हुई है, मतलब जो वेंडर थे ना, क्रेडिटर जिससे तुमने परचेज करा है उसकी लिस्ट लो, जो भी परचेज करी है तुमने उससे उसके सैंपल लो, उसके सैंपल सेलेक्ट करो। वेंडर की लिस्ट लो, सैंपल सेलेक्ट करो, परचेज के सैंपल सेलेक्ट करो। वेंडर की लिस्ट लो, उसमें से कुछ परचेज के सैंपल सेलेक्ट करो, परचेज सैंपल सेलेक्ट करो। फिर उसके बाद पहले परचेज ऑफिसर से पूछो, क्यों भाई, पहले परचेज ऑफिसर से पूछो क्यों तूने बिना पीओ के परचेज करी। अगर वो कुछ जवाब नहीं दे रहा तो क्लाइंट को, अंबानी जी को रिपोर्ट कर दो, अंबानी जी को, डिस्कस द समरी विद द क्लाइंट, ठीक है। फिर हमने ऐसे 265, इसमें क्या था, कम्युनिकेट करनी होती है अपन को इंटरनल कंट्रोल में, कोई भी डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बतानी होती है। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ये हमेशा टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट की होती है, इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करने की और सब कुछ सही रखने की। पर ऑडिटर तो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देता है, इंटरनल कंट्रोल पे नहीं देता है। पर वो फिर भी इंटरनल कंट्रोल क्यों देख रहा है, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल पे कंफर्ट मिल गया
मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो भी इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, अगर उस पर अपन को कंफर्ट मिल गया, इंटरनल कंट्रोल पे कंफर्ट मिल गया, तो अपन सब्सटेंटिव थोड़े कम लगा सकते हैं, इसलिए अपन इंटरनल कंट्रोल को देखते हैं, बाकी अपन इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देते हैं। ये सब बातें वही करता है। और साथ में आपको देखना होता है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, या तो कोई इंडिविजुअल डेफिशिएंसी वो सिग्निफिकेंट हो, या फिर सारी डेफिशिएंसी मिला के सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वो देखना होता है। आपको राइटिंग में आपको बताना होता है, जनरली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी राइटिंग में बताना होता है। राइटिंग में बताने के पहले आप एक बार ओरली जाके बता सकते हो। अगर पिछले साल आपने कोई पहले से डेफिशिएंसी बता दी थी कि यार इंटरनल कंट्रोल में आपको ये डेफिशिएंसी है, पर वो अभी तक सही नहीं हुई, तो आपको इस बार भी हुआ तो डिस्क्रिप्शन में बता देनी पूरी की पूरी की ये डेफिशिएंसी है, या फिर डिस्क्रिप्शन में ना बता के आप केवल बता दो कि पिछले साल की जो डेफिशिएंसी, एक रेफरेंस दे दो, वो अभी तक सही नहीं हुई है। फिर अपन डेफिशिएंसी का मतलब समझाता है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का मतलब समझाता। डेफिशिएंसी मतलब होता है या तो जो आपके पास इंटरनल कंट्रोल है वो सही नहीं काम कर रहा, वो सही नहीं काम कर रहा, या फिर इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, या फिर इंटरनल कंट्रोल है नहीं। तो या तो इंटरनल कंट्रोल सही काम नहीं कर रहा, मतलब प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहा, डिजाइन इंप्लीमेंट ऑपरेट हो रहा है जो प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहा आने पर, या फिर इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, वो मिसिंग है, इंटरनल कंट्रोल मिसिंग है। और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी कोई ऐसी है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में मैनेजमेंट को अटेंशन में लानी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू द मेरिट ऑफ अटेंशन टू द टीसीडब्ल्यूजी। अब चाहे उस इंटरनल कंट्रोल की गलती से, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या तो मिस स्टेटमेंट ऑलरेडी हो चुकी हो या हो सकती हो, या तो ऑलरेडी मिस स्टेटमेंट एक्चुअली अकर्ड, या फिर वो मिस स्टेटमेंट हो सकती हो, तो भी बताओ, नॉट एक्चुअली अकर्ड बट लाइकलीहुड है कि हो जाएगी। अब रिटन कम्युनिकेशन में तुम क्या क्या लिख के दोगे कि जब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बताओगे? मैंने कहा था एक तो डीएस लिख के देना, डी से डिस्क्रिप्शन देना, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देना, पूरी डेफिशिएंसी का पूरा डिस्क्रिप्शन देना। ये नहीं कि वन शॉट में तुमने बता दिया कि ये गलती, ना ना ना, पूरा डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी एंड एक्सप्लेनेशन, पूरा डिस्क्रिप्शन देना कि ये डेफिशिएंसी है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, पूरे डिस्क्रिप्शन देना। डी से डिस्क्रिप्शन देना और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है पूरा बताना, डिस्क्रिप्शन। और एस से सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देना कि वो समझ जाए कि मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन देना और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देना ताकि वो समझ जाए, ठीक है। तो डी से डिस्क्रिप्शन देना पूरी डेफिशिएंसी का, एस से वो समझ रहा है उतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देना। अब मुझे क्या क्या सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देना है, मुझे क्या बोलना था, मेरा पर्पस है एफएस पे ऑडिट करना, मेरा पर्पस है एफएस पे ओपिनियन देना, इंटरनल कंट्रोल पे नहीं। मेरा पर्पस है एफएस का ओपिनियन देना, इंटरनल कंट्रोल पे नहीं। वो तो जो मेरे ध्यान में आई, जो मेरे आइडेंटिफाई करी, वो मैंने आपके अटेंशन में लिया आया। जो इंटरनल कंट्रोल ऑडिट करते, जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मेरे ध्यान में आई ऑडिट करते वक्त, वो मैं आपके ध्यान में ले आया, रिपोर्टेड आर दोस लिमिटेड टू द डेफिशिएंसी दैट ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड। जो मेरे को आइडेंटिफाई हुई वो मैंने आपको रिपोर्ट कर दी। इसके अलावा भी वो डेफिशिएंसी हो सकती है, लिख के दे देना। उसको क्या बोलना है, मेरा पर्पस था कि एफएस की ओपिनियन करना, पर्पस ऑफ टू एक्सप्रेस एन एफएस ओपिनियन। मेरे को कोई इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देनी थी, ये देखो, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल। तो बहुत ईजी पॉइंट है, मेरे को एफएस पे ओपिनियन देनी थी, मेरे को इंटरनल कंट्रोल पे नहीं देनी थी। वो तो मुझे जो गलतियां मिली, जो मैंने आइडेंटिफाई करी, वो मैं आपको बता दी। रिपोर्टेड आर दोस लिमिटेड टू डेफिशिएंसी जो आइडेंटिफाई हुई है, ठीक है ना। और मैंने केवल उन्हीं गलतियां जो इंटरनल कंट्रोल एफएस को इंपैक्ट कर सकते थे, मैंने केवल वही देखे। कंसीडरेशन टू आईसी रिलेवेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस, ठीक है। अब कम्युनिकेट कब करना है? जनरली बोलता है कि टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करना है, बट टाइमली मतलब क्या होता है? टाइमली मतलब यहाँ पे बताया कि अगर लिस्टेड एंटिटी है तो बिफोर अप्रूवल ऑफ एफएस। अदर एंटिटी है तो ऑडिट फाइल की असेंबली के पहले। ऑडिट फाइल कब असेंबल करते हैं? जनरली 60 डेज आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो जब भी ऑडिट रिपोर्ट असेंबल हो रही है तो उसके पहले कर लेना अदर एंटिटी में। अब जब वही लेटर ऑफ वीकनेस आपको बनाना है तो आपको जनरली राइटिंग के अंदर बनाना है। और साथ में अगर ऑडिटर ने एक बार कोई गलती कम्युनिकेट कर दी, कि आपके इंटरनल कंट्रोल में ये वीकनेस है, प्लस उसने उस गलती पे, इंटरनल कंट्रोल की उस गलती पे कुछ एडिशनल प्रोसीजर भी लगा लिए थे। क्या लगा लिए थे? एडिशनल प्रोसीजर भी लगा लिए थे कि हाँ भाई इसकी वजह से कोई मिस स्टेटमेंट नहीं हो रहा, एफएस में इसकी वजह से कोई मिस स्टेटमेंट नहीं हो रहा। उसने कम्युनिकेट भी कर दी वो डिफिशिएंसी, और उसने कोई एडिशनल प्रोसीजर भी लगा लिया कि इसकी वजह से कोई मिस स्टेटमेंट नहीं हो रहा, तो उसकी लायबिलिटी रिलीव हो जाती है। अगर जिंदगी में बाद में कभी उस इंटरनल कंट्रोल की वजह से कोई गलती हुई कंपनी के अंदर, तो ऑडिटर अपनी लायबिलिटी से रिलीव है, क्योंकि उसने कम्युनिकेट भी कर दिया और एडिशनल प्रोसीजर भी बता दिया। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, ये कि बाद में ऑडिटर के माथे पड़ गया कि तूने गलती बताई, पर मतलब तेरी गलती, तूने गलती सही से क्यों नहीं बताई। तो उसने बोल दिया भाई सीधी बात है, मैंने गलती पहले उसके अटेंशन में लिया है, प्लस प्रॉपर्ली एंड एडिक्वेटली एक्सटेंडेड द ऑडिट प्रोग्राम एंड एडिशनल प्रोसीजर, मतलब मैंने एडिशनल प्रोसीजर भी लगा दिए थे उस गलती पे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई थी।
और अब यहाँ पे क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, उसको लेटर ऑफ वीकनेस में बताना है, वही डीएस बताना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी देनी है आपको पूरा, और वही सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जिससे वो चीजें समझ जाए, क्या ऊपर वाली 3 चीजें थी वो बतानी है। पर उसके अलावा आईसीए ने और चीजें बोली, उसके अलावा आईसीए ने बोली कि आप लिस्ट डाउन कर दो, कहाँ कहाँ पर लिस्ट डाउन, पहले लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी रिस्क है, उसका क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसको कैसे आपको सही करनी चाहिए, मतलब आपको इंप्रूवमेंट भी सजेशन करने हैं कि क्या क्या गलती है, क्या रिस्क है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है ना। फिर सारी गलतियां आपने लिस्ट बना ली, आपने सारी गलतियां लिस्ट बना ली, पर नीचे नीचे आप लिख दो, नीचे लिख देना कि जो गलतियां मेरे अटेंशन में आई, जो गलतियां मेरे अटेंशन में आई, मैं केवल वही बता रहा हूं, इसके अलावा और भी हो सकती है। नीचे एक नोट में लिख देना, नीचे एक नोट में लिख देना। पर हाँ, वो एक वैल्यूएबल रेफरेंस होना चाहिए ताकि मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल को सुधार सके और मैनेजमेंट की लीगल लाइबिलिटी कम हो जाए, मैनेजमेंट की लीगल लाइबिलिटी कम हो जाए, मिनिमाइज द लीगल लाइबिलिटी। तो आपको लिस्ट डाउन करनी है, सबसे पहले लिस्ट डाउन करनी है, इंप्रूवमेंट के साथ लिस्ट डाउन करनी है, नीचे एक नोट दे देना, पहले लिस्ट डाउन करनी है, नीचे एक नोट दे देना, नीचे एक नोट देना कि मेरे को जो गलतियां मिली है, मेरे को जो गलतियां मिली है विच कम टू माय अटेंशन, मैं केवल वो ही बता रहा हूं, इसके अलावा भी और कुछ हो सकती है। और साथ में आप जो लेटर दे रहे हो वैल्यूएबल होना चाहिए, इट शुड बी वैल्यूएबल एंड मिनिमाइज द लीगल लाइबिलिटी, इट शुड बी वैल्यूएबल एंड मिनिमाइज द लीगल लाइबिलिटी, इट शुड बी वैल्यूएबल एंड इट शुड मिनिमाइज द लीगल लाइबिलिटी, शुड बी वैल्यूएबल रेफरेंस एंड शुड मिनिमाइज द लीगल लाइबिलिटी, ठीक है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है सर? सिग्निफिकेंट, ये क्वेश्चन अगर तुमको करना हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 सेकंड पॉज करके एक बार पढ़ लेना, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई सेंस नहीं करने का, ठीक है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है सर? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के इंडिकेटर, पहले एग्जांपल की सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है भाई, इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कि सीएम रिप हो गया, सीएम रिप हो गया, सीएम रिस्क हो गया, मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट खराब है। एम से मैनेजमेंट कोई रिस्क को पकड़ नहीं पा रहा, मैनेजमेंट को रिस्क को पकड़ नहीं पा रहा, या फिर रैप है ही नहीं, या तो यहाँ पर रैप, रैप जो था, एम से मतलब है कि मैनेजमेंट किसी रिस्क को पकड़ नहीं पा रहा, मतलब रैप इनइफेक्टिव है, रैप इनइफेक्टिव है। और आर का मतलब है कि रैप है ही नहीं रहा, रैप है ही नहीं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ही नहीं, या तो इनइफेक्टिव है, एम मतलब है कि मैनेजमेंट पकड़ नहीं पा रहा मतलब इनइफेक्टिव है, या फिर आर का मतलब है रैप है ही नहीं, ठीक है। आई से है कि इनइफेक्टिव रिस्पांस टू द सिग्निफिकेंट रिस्क, कोई सिग्निफिकेंट रिस्क मिली पर उसको इनइफेक्टिव रिस्पांस दिया। पी से प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड में कोई गलती थी, वो इस बार अपन उसका एडजस्ट कर रहे हैं। पी से पार्टिसिपेशन बाय द टीसीडब्ल्यूजी इन प्रिपरेशन ऑफ एफएस, कि मतलब टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट कितना एफएस को पार्टिसिपेशन में ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे तो मतलब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। तो सी से क्या है, कंट्रोल एनवायरमेंट आपका इनइफेक्टिव है, सी से क्या है, कंट्रोल एनवायरमेंट इनइफेक्टिव है। सी एम, एम से मैनेजमेंट कोई गलती नहीं पकड़ पा रहा, मैनेजमेंट फेलियर टू आइडेंटिफाई रोमम, मतलब रैप इनइफेक्टिव है, रैप इनइफेक्टिव है। सी एम रिप हो गए, सीएम, सीएम चीफ मिनिस्टर रिप हो गए, चीफ मिनिस्टर रिप हो गए। आर से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपके पास है ही नहीं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ही नहीं, यहाँ पे इनइफेक्टिव था या फिर है ही नहीं। आर आई, आई से इनइफेक्टिव रिस्पांस दे रहे हो आप, सिग्निफिकेंट रिस्क को इनइफेक्टिव रिस्पांस दे रहे हो आप। आर आई डबल पी, बी से प्रायर पीरियड वाली गलती और प्रिपरेशन ऑफ एफएस के अंदर मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी। अब अगर कोई गलती मिल गई, कोई डिफिशियंसी मिल गई, तो क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखोगे ये चेक करने के लिए कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं? तो मैं ये चेक करूंगा कि भाई जो एस्टीमेट, अगर एस्टीमेशन के अंदर कोई इंटरनल कंट्रोल में खराबी है तो वो एस्टीमेशन कितना सब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स है, उस गलती की वजह से कितना बड़ा लॉस वगैरह हो सकता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितना इंपैक्ट करेगा, अमाउंट एक्सपोज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और असर्शन लेवल पे वो कितना ज्यादा इंपैक्ट करेगा, किस वजह से वो और कितनी फ्रीक्वेंसी में वो इंटरनल कंट्रोल की गलती रहेगी, कॉज एंड फ्रीक्वेंसी, कितनी चांसेस है कि वो फ्यूचर में भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट करेगी एफएस में, कितनी चांसेस है कि वो फ्यूचर में भी, लाइक्लीहुड कि वो फ्यूचर में भी गलती करेगी, साथ में वो अदर इंटरनल कंट्रोल के साथ कितना मिला जुला के इंटरेक्ट करती है वो गलती, ठीक है। और साथ में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस पे भी कुछ गलतियां हो सकती है क्या उसकी वजह से, जैसे जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल नहीं हो, फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए नहीं हो, अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर कोई गलती लगा रही हो, मतलब सही नहीं हो, रिलेटेड पार्टी अपन उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो सब चीजें, ठीक है। तो सर अपन ने इसको फिर याद कैसे करा था? सर अपन ने इसको याद करा था कि तुमको एस्टीमेट करना होगा, अगर कोई गलती मिली इंटरनल कंट्रोल में, तुमको एस्टीमेट करना होगा कि कितना बड़ा लॉस हो सकता है एफएस लेवल पर और असर्शन लेवल पे, तुमको एस्टीमेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में गलती मिली, डेफिशिएंसी मिली, तो तुमको एस्टीमेट करना पड़ेगा कितना बड़ा लॉस हो सकता है एफएस लेवल पर और असर्शन लेवल पर, तुमको एस्टीमेट करना पड़ेगा कितना बड़ा लॉस हो सकता है एफएस लेवल पर असर्शन लेवल पर, तुमको क्या एस्टीमेट करना पड़ेगा, तुमको एस्टीमेट करना पड़ेगा कितना बड़ा लॉस हो सकता है एफएस लेवल पर असर्शन लेवल पर, तुमको एस्टीमेट करना पड़ेगा लॉस एट एफएस लेवल एंड असर्शन लेवल, तुमको एस्टीमेट करना पड़ेगा लॉस एट एफएस लेवल एंड असर्शन लेवल, तुमको एस्टीमेट करना पड़ेगा लॉस एट एफएस लेवल एंड असर्शन लेवल। अगर कोई गलती मिली तो तुमको एस्टीमेट करना पड़ेगा लॉस एट एफएस लेवल एंड एट असर्शन लेवल। तो एस्टीमेट में कितनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी कॉम्प्लेक्सिटी है, लॉस का सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ लॉस कितना ज्यादा है एसेट लायबिलिटी के लिए, तो एफएस लेवल पे असर्शन लेवल पे, मतलब एफएस लेवल कितना अमाउंट एक्सपोज है एफिशिएंसी से, और असर्शन लेवल मतलब अकाउंट टू बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कितना ज्यादा एक्सपोज है। तुमको अगर कोई भी ऐसा कुछ मिला तो आपको तुमको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि वो लॉस कितना बड़ा है, एफएस लेवल पर असर्शन लेवल पे कितना इंपैक्ट करता है, वो लॉस असर्शन लेवल और एफएस लेवल पे कितना इंपैक्ट करता है।
साथ में तुमको देखना पड़ेगा कि वो जो गलती किस वजह से हुई, क्या फ्यूचर में भी हो सकती है, वो गलती किस वजह से हुई, क्या फ्यूचर में भी हो सकती है, वो गलती किस वजह से हुई, क्या फ्यूचर में भी हो सकती है, वो गलती किस वजह से हुई, क्या फ्यूचर में भी हो सकती है, वो गलती किस वजह से हुई और क्या फ्यूचर में भी हो सकती है। कॉज एंड फ्रीक्वेंसी, कॉज मतलब किस वजह से हुई, कॉज एंड फ्रीक्वेंसी किस वजह से हुई, क्या वो फ्यूचर में भी हो सकती है, क्या लाइक्लीहुड जो फ्यूचर में भी वो मटेरियल स्टेटमेंट एफएस में डाल सकता है। ठीक है, 6 पॉइंट याद हो गए अपने को। चलो, अगर तुमको हो कि अभी भी सर हमको रुकना है तो तुम पॉज करके एक बार देख लेना, पढ़ लेना इसको। ठीक है, चलो, क्योंकि भाई मैराथन में सबके हिसाब से चलना पड़ता है। मेन क्लास में तुमको पता है ना, मेन क्लास में तो मैं बार बार कराता रहता हूँ, एक एक बार समझाऊंगा 2-3 बार, फिर 2-3 बार रटवाऊंगा, पर अभी मैराथन में सारे स्टूडेंट के साथ चलना पड़ रहा है अपन को। ठीक है, ऐसे 315 क्या बोलता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट। मतलब रिस्क को ढूंढना, मतलब रिस्क को ढूंढना। वैसे सर अपन ने बहुत बार पहले ही बात करी, एक बार आखिरी बार बात कर लेते हैं कि सर जो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं ना, एक होता है टीओसी, एक होता है ऑडिट प्रोसीजर, यहाँ पे पहले एक होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फैप, सॉरी रैप, ये पढ़ते हैं अपन ऐसे 315 में कि रिस्क को असेस करना, रिस्क को ढूंढना। फिर अपन ऐसे 330 के अंदर पढ़ते हैं सर फैप, रिस्क को रिस्पॉन्ड करना, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब ये होता है सर एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये होता है एक सब्सटेंटिव प्रोसेसर, सब्सटेंटिव के अंदर एक टीओडी होता है और एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। ये अपन सबको क्लियर होगा। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का अपन ऐसे 520 बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर अपना टीओसी का रिजल्ट अच्छा रहा, तो अपन मतलब कंट्रोल पे रिलाई कर रहे हैं तो सब्सटेंटिव कम लगा सकते हो, कंट्रोल सब्सटेंटिव कम लगा। पर अगर कंट्रोल खराब है तो सब्सटेंटिव ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले रिस्क को असेस करेंगे अपन ऐसे 315 में, और 330 में अपन उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अब सबसे पहले रिस्क को असेस करते हैं। तो मतलब अपन को अंडरस्टैंडिंग लेनी, कंपनी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और रिस्क को असेस अपन एफएस लेवल पे भी करते हैं और असर्शन लेवल पे भी करते हैं। ठीक है ना, बेसिक सी बात है। तो फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, वही होता है कि अपन को अंडरस्टैंडिंग लेनी एंटिटी और उसके इन्वायरमेंट की, और साथ में इंटरनल कंट्रोल की भी, एफएस लेवल पर और असर्शन लेवल पे। ठीक है ना, ये फालतू बातें हैं, एग्जांपल कुछ काम के नहीं थे। फिर आपके सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का यहाँ पर अपन ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे। पहले अपन ने मैनेजमेंट का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सब पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो कि आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, और उस ऑब्जेक्टिव के लिए कौन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से रोक सकता है। आइडेंटिफाई द इवेंट विच कैन इनहेबिट टू अचीव द एंटिटी ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ठीक है, फिर अपन एंटिटी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करा, कौन से फैक्टर उसको रोक सकता है, अपने से कितना लाइक्लीहुड है कि रोक लेगा, कितना लाइक्लीहुड रोक लेगा, उसको मारो, उसको रिस्पांस दो, और बचे हुए 1% को असेस करो, असेस द रेसिडुअल रिस्क। अब यहाँ पर अपन ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। कहाँ पे सर, ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। तो ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, उसको वही देखना है, सबसे पहले रिस्क को ढूंढेगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा। अब वो एफएस लेवल पे इंपैक्ट करेगी या असर्शन लेवल पे, रिस्क को ढूंढेगा, क्या वो एफएस लेवल पे असेस करेगी या असर्शन लेवल पे, और कितनी चांसेस है कि असली में उससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगा, लाइक्लीहुड। तो पहले वो रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो क्या वो एफएस लेवल पे इंपैक्ट करेगी, असर्शन लेवल पे, एफएस लेवल पे इंपैक्ट करेगी या असर्शन लेवल पे, वो देखेगा। फिर उसके बाद देखा कितनी चांसेस, मतलब कितना लाइकली है कि वो मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो असेस द, पहले आइडेंटिफाई करा उसने रिस्क, फिर असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क वेदर दे रिलेट मोर परवेसिवली टू एफएस, कि मोर परवेसिवली वो पूरा एफएस एज ए होल पे इंपैक्ट करती है, या फिर व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल। ठीक है, हाँ, रैप जो होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वो अपन को थोड़े बहुत एविडेंस देते हैं, पर वो सही नहीं होते, मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि असेस, आप ऑडिटर रोमम को कैसे असेस करेगा। ठीक है, अपन एक बार पहले एडिशनल बुकलेट में आ जाते हैं कि रैप करने के लिए रैप करने के लिए शायद एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि रैप कर आप कैसे कैसे कर सकते हो, रैप टाइप ऑफ रैप क्या होता है। आप इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट से और अदर विद इन द एंटिटी, मतलब एंटिटी के अंदर वाले बंदों से आप इंक्वायरी कर सकते हो, एंटिटी के बाहर वालों से नहीं। एंटिटी की एक्सटर्नल काउंसिल है, अगर कोई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, उससे इंक्वायरी नहीं करोगे, पर इंटरनल लीगल काउंसिल है तो उससे इंक्वायरी कर सकते हो। एमसीक्यू पॉइंट्स में ध्यान रखना है। तो इंक्वायरी आप कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन कर सकते हो, एनालिटिकल प्रोसेस कर सकते हो। इंक्वायरी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन एनालिटिकल प्रोसेस, इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल प्रोसेस, इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल प्रोसेस। इंक्वायरी केवल कंपनी के अंदर वाले बंदों से, या फिर अदर इंगेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस इंगेजमेंट से कोई एक्सेप्टेंस, या फिर क्लाइंट एक्सेप्टेंस, कंटीन्यूअस प्रोसेस और डिस्कशन विद द एंगेजमेंट टीम। ठीक है, अब मिस स्टेटमेंट और मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होती है सर। मिस स्टेटमेंट, सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये अपन ऐसे 450 में पढ़ चुके हैं, जो एग्जैक्ट मैंने बोला था तुमको। ऐसे 450 में अपन ने क्या पढ़ा था, वो का वही पॉइंट को तोड़ तोड़ के ऐसे नहीं यहाँ पे लिखा हुआ। ऐसे 450 में अपन ने पढ़ा था कि डाटा को
गेदर करने में या प्रोसेस करने में दिक्कत होगी, डाटा को गेदर करने में या प्रोसेस करने में कोई गलती होगी, डाटा गेदरिंग में या फिर प्रोसेसिंग में कोई गलती होगी। तो यहाँ पर भी एक वही लिखा है कि डाटा को प्रोसेस करने में कोई गलती होगी, डाटा गेदर करने में या प्रोसेस करने में। या फिर अपन कुछ भूल गए मतलब ओमिट कर दिया, अपन ने ओमिट कर दिया अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, ओमिट कर दिया तो एफएस का एलिमेंट मतलब अमाउंट, या फिर ओमिट कर दिया कोई डिस्क्लोजर, ओमिट कर दिया कोई डिस्क्लोजर। या तो डाटा को गेदर करने में या प्रोसेस करने में गलती हो गई, या फिर अपन भूल गए मतलब ओमिट कर दिया एफएस का एलिमेंट या फिर कोई डिस्क्लोजर। सेम ऐसे 450 वाला है ये, ठीक है। और फिर गलती आती है अपने जजमेंट में, मैनेजमेंट के जजमेंट में गलती थी या अकाउंटिंग एस्टीमेट में गलती थी, इनकरेक्ट एस्टिमेशन या फिर जजमेंट में गलती थी, मतलब ऑडिटर का जजमेंट मैनेजमेंट का जजमेंट अलग अलग है, ठीक है। सेम पॉइंट था। अब कौन सा मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहलाएगा या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाएगा या फिर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन किधर देनी है अपन को। तो मैंने बोला था 2 पॉइंट तो रिस्क के लिए, 2 पॉइंट रिस्क के लिए, 3 पॉइंट ट्रांजेक्शन के लिए, 2 रिस्क के लिए, 3 पॉइंट ट्रांजेक्शन के लिए। कि रिस्क किसकी, रिस्क ऑफ फ्रॉड, अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो मटेरियल स्टेटमेंट कहलाएगा। या फिर रिस्क है कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंजेस हो गए, कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक या फिर अदर डेवलपमेंट हो गया, रिस्क किसको गए, रिस्क या तो फ्रॉड की रिस्क है या फिर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिस्क है। तो फ्रॉड की रिस्क है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिस्क है, ठीक है। तो रिस्क 2 की है, तो या तो फ्रॉड की या फिर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंजेस वगैरह ऐसा कुछ हो गया, तो रिस्क 2 की होगी। ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड पार्टी के साथ है, अनयूजुअल है। ट्रांजेक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन आपने रिलेटेड पार्टी के साथ करे, वो भी अनयूजुअल नेचर के। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन आपने रिलेटेड पार्टी के साथ करे, वो भी अनयूजुअल नेचर के। कॉम्प्लेक्स है मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन आपने रिलेटेड पार्टी के साथ करे, वो भी अनयूजुअल नेचर के, मतलब आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन आपने रिलेटेड पार्टी के साथ करे, वो भी अनयूजुअल नेचर के, ठीक है। ये हो गया, तो 2 पॉइंट रिस्क के हो गए, 3 पॉइंट ट्रांजेक्शन के हो गए। फिर अपन को अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, अपन को पॉइंट टू बी कंसीडर इन अंडरस्टैंडिंग। अपन को चेक करना है आईआरई फानो, अपन क्या चेक करना है, आईआरई फानो अपन को चेक करना है। सर आईआरई फानो है नहीं है, आईआरई फानो, आईआर से इंडस्ट्री रेगुलेटरी इकोनॉमी, 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 आईआरई फानो, आई से इंडस्ट्री रेगुलेटरी इकोनॉमी, इंडस्ट्री रेगुलेटरी इकोनॉमी। फानो, फानो से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अकाउंटिंग पॉलिसी। अपन क्या देखना है, फानो, FANO, IRE फानो, इंडस्ट्री रेगुलेटरी इकोनॉमी, इंडस्ट्री रेगुलेटरी इकोनॉमी, इंडस्ट्री रेगुलेटरी इकोनॉमी, इंडस्ट्री रेगुलेटरी इकोनॉमी, इंडस्ट्री रेगुलेटरी इकोनॉमी। FANO, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अकाउंटिंग पॉलिसी। एन से नेचर ऑफ एंटिटी, एन से नेचर ऑफ एंटिटी, ओ से ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का। तो फानो से क्या होगा, अपन को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी है कंपनी की, एफ से, ए से कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी देखो, एन से नेचर ऑफ एंटिटी देखो, ए ओ से ऑब्जेक्टिव वगैरह देखो। अब मैंने कहा था नेचर ऑफ एंटिटी में जो अपन कैश फ्लो बनाते थे, कैश फ्लो के अंदर 3 एक्टिविटीज होती थी। एक होती थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक होती थी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बस वो सब चीजें हैं कि कंपनी की ऑपरेटिंग मतलब कंपनी का ऑपरेशन कैसा है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट कैसा है, कंपनी का टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कंपनी का फाइनेंस कैसा है कि स्ट्रक्चर, कितना डेट ले रखा, कितना इक्विटी ले रखी है, ठीक है। ये हो गया अपना आईआरई फानो। और नेचर के अंदर 3 तरह की जो एक्टिविटी होती है कैश फ्लो की, वो बता देना। अब आप इन्फॉर्मेशन कैसे एंटिटी के बारे में ले सकते हो, बहुत सिंपल। अगर कभी रिलायंस वाला अंबानी जी है कि मेरी ऑडिट कर दो, तो आप सबसे पहले न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे, ऑनलाइन गूगल पे देखोगे कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए रिलायंस के बारे में, न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसा कुछ। और नहीं तो तुम वहां पर फिर उसके बाद जाओगे, वहां पे विजिट करोगे, अंबानी जी को फर्स्ट बार एक बार विजिट करोगे, उनसे डिस्कस करोगे, उनको विजिट करोगे, उनसे डिस्कस करोगे। क्या डिस्कस करोगे, यार सर कुछ एनुअल रिपोर्ट दे दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो, या कोई मिनट्स वगैरह दे दो। एनुअल रिपोर्ट मतलब कुछ डॉक्यूमेंट दे दो ना, मैं पढ़ लूँ। डॉक्यूमेंट में क्या मांगोगे, एनुअल रिपोर्ट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, एनुअल रिपोर्ट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ऐसी कुछ चीज मांगोगे। तो तुम वहाँ पे गए, तुम वहाँ पे विजिट करा और डिस्कस करा, विजिट करा और डिस्कस करा। क्या डिस्कस करा कि सर कुछ डॉक्यूमेंट दो, सर कुछ डॉक्यूमेंट दे दो। तो विजिट करा तुमने वहाँ पे, कोई पहले तुमने वहाँ पे विजिट करा, फिर डिस्कस करा, विजिट करा और डिस्कस करा, विजिट करा और डिस्कस करा। तो डिस्कस तुमने क्या करा, तुमने डिस्कस करा कि सर मेरे को कोई डॉक्यूमेंट दे दो, पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट दे दो। क्या क्या दे दो सर डॉक्यूमेंट के अंदर, रिपोर्ट दे दो, एंटिटी की कोई एनुअल रिपोर्ट दे दो, मिनट्स ऑफ मीटिंग दे दो, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट दे दो, ठीक है। तो विजिट करा और डिस्कस करा। डिस्कस में क्या मांगा तुमने, डॉक्यूमेंट मांगे, सारे डॉक्यूमेंट मांगे। ये सब पढ़ के तुम एंटिटी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर तुमने इंडस्ट्री पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इनसे भी उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और या फिर प्रीवियस ईयर अगर और तुमने ऑडिट करी तो उसके वर्किंग पेपर से। इंटरनल कंट्रोल, आईटी इन्वायरमेंट, आईटी इन्वायरमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकती है, मैंने बोला था इसके अंदर डाटा रिलेटेड 2 पॉइंट लिख लो, डाटा रिलेटेड लिख लो, सिस्टम प्रोसेसर रिलेटेड लिख लो। डाटा रिलेटेड और सिस्टम प्रोसेसर कि डाटा में कोई भी अनऑथराइज बंदा चेंज कर रहा है, डाटा में कोई भी अनऑथराइज बंदा चेंज कर रहा है, उस वजह से डाटा डिलीट हो गया, डाटा में लॉस हो गया। डाटा में कोई भी अनऑथराइज बंदा चेंज कर रहा है, उससे डाटा डिलीट हो गया। या फिर सिस्टम इन प्रोग्राम में मैं चेंज में नहीं कर पा रहा, कोई अनऑथराइज बंदा चेंज कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, कोई अनऑथराइज बंदा चेंज कर रहा है, सिस्टम इन प्रोग्राम में अनऑथराइज चेंज कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंज। तो डाटा में लॉस हो गया, डाटा डिलीट हो गया। फिर सिस्टम इन प्रोग्राम के अंदर मैं चेंज नहीं कर पा रहा, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंज और अनऑथराइज चेंज, कोई दूसरा बंदा चेंज कर रहा है। या फिर मैं कोई ऐसे सिस्टम प्रोसेसर पर रिलाई कर रहा हूं जो गलत डाटा प्रोसेस कर रहा है, रिलायंस ऑन द सिस्टम प्रोसेसर, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, इनएक्यूरेटली जो डाटा को प्रोसेस कर रहा है,
ठीक है, और आईटी पर्सनल को उसकी औकात से ज्यादा एक्सेस दे दिया, टेक्नोलॉजी पर्सनल गेनिंग बियॉन्ड एक्सेस। ठीक है, तो आईटी पर्सनल डाटा को सिस्टम में डाल के प्रोसेस कर रहा है, आईटी पर्सनल डाटा को सिस्टम में डाल के प्रोसेस कर रहा है, आईटी पर्सनल डाटा को सिस्टम में डाल के प्रोसेस कर रहा है, आईटी पर्सनल मतलब उसको गेन ज्यादा मिल गया आईटी पर्सनल को, डाटा को सिस्टम में डाल के, डाटा के रिलेटेड 2 पॉइंट हो गए, अनऑथराइज एक्सेस या फिर लॉस इन डाटा, डाटा को आईटी पर्सनल डाटा को सिस्टम में डाल के प्रोसेस कर रहा है, डाटा को सिस्टम में डाल के, सिस्टम के 2 पॉइंट हो गए, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंज, अनऑथराइज सिस्टम में डाल के, आईटी पर्सनल डाटा को सिस्टम में डाल के प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस मतलब रिलायंस ऑन ए सिस्टम विच इज प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डाटा। क्या कोस क्या होती है कि सीआईएस इन्वायरमेंट के अंदर क्यों गलतियां हो सकती है, कोस क्या होती है रोमन क्यों सीआईएस इन्वायरमेंट, तो मैंने कहा था या तो जो सिस्टम बना है सिस्टम वो शुरुआत से गलत है, मतलब उसमें डिफेक्ट है सिंस इंसेप्शन, उस प्रोग्राम में सिंस इंसेप्शन या तो खराब है, या फिर उसका सपोर्ट सिस्टम मतलब वो सिस्टम तो अच्छा है, उसका सपोर्ट अच्छा नहीं है, सपोर्ट सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, उसका सपोर्ट सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट इज इम्प्रॉपर, या तो वो उसमें ही डिफेक्ट हो जब से बना हो, सिंस इंसेप्शन उसी में डिफेक्ट हो, सिंस इंसेप्शन उसी में डिफेक्ट हो, या फिर उसका सपोर्ट अच्छा है, फिर उसका सपोर्ट अच्छा नहीं हो, या फिर वो अच्छे से प्रोसेस नहीं कर रहा हो, अच्छे से प्रोसेस नहीं कर रहा हो, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज नॉट रेगुलेटेड, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज नॉट रेगुलेटेड, और या तो सिंस इंसेप्शन खराब है, या फिर वो सपोर्ट अच्छा नहीं है उसका, या फिर प्रोसेसिंग डाटा का गलत कर रहा है, या फिर आप फिजिकल सिक्योरिटी देख लो कि हर कोई आके एक्सेस कर रहा है, फिजिकल सिक्योरिटी देख लो, हर कोई आके एक्सेस कर रहा है, मतलब चौकीदार नहीं है वहाँ पे, फिजिकल सिक्योरिटी लेकिंग है, कोई हर कोई आके कंट्रोल कर रहा है यूटिलिटी प्रोग्राम को, कंट्रोल एक्सेस। ठीक है, तो सूटेबल जनरली वो जजमेंट पे डिपेंड करता है कि मैनुअल एलिमेंट चाहिए या वो ऑटोमेटेड चाहिए, ऑटोमेटेड में रिस्क कम होती है पर। चलो आइए सर, अब अपन ऐसे 330 पे चलते हैं, ऐसे 315 में अपने रिस्क को असेस कर, अब यहाँ पे फर्दर प्रोसेस अपने लगाएंगे ऐसे 330 के अंदर, इसके मैंने कहा था एक टीओसी होता है, एक सब्सटेंटिव होता है, सब्सटेंटिव के नीचे एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेस होता है, एक टीओडी होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है, ठीक है ना, तो ये अपना हो गया। अब रिस्पॉन्स आपको जब देना है एक तो एफएस लेवल पे जो लेस इंपॉर्टेंट है, कंपेरेटिव इसका क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, इसका आता है असर्शन लेवल पे, तो एफएस लेवल पे अगर पूरा का पूरा एफएस में ही रिस्क है तो आप असर्शन पे रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, मैंने कहा था आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे वहाँ पे लगा दो, अनप्रिडिक्टेबल ऑडिट प्रोसीजर वहां पर लगा दो, स्केप्टिक्स प्रोफेशनल स्केप्टिक्स ज्यादा मेंटेन रखो, सारी ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ लगाओ, प्रोफेशनल स्केप्टिक्स रखो, अनप्रिडिक्टेबल ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, उस तरह के आप प्रोसीजर लगा के आप पूरा एफएस लेवल की रिस्क को मैनेज कर सकते हो। पर ये केवल असर्शन लेवल पे अगर आपको रिस्क को रिस्पॉन्ड देना है तो आप पहले समझो कि रीजन क्या हुआ कि ये गलती हुई, रीजन फॉर द असेसमेंट ऑफ रोमम, उसके बाद आप लाइकलीहुड देखो कि जो रोमम जो गलती निकली क्या उससे असली में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है क्या, कितनी चांसेस है उसकी। और आप जब रिस्क को असेस कर रहे थे, जब आप रिस्क को असेस कर रहे थे, क्या उस वक्त आपने कोई दिमाग में ऐसी चीज रखी थी कि कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं इसलिए आपने रिस्क को कम असेस करा, कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं इसलिए आपने रिस्क को कम असेस करा, ऐसा क्या आपने सोचा था कि हाँ भाई इधर कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं इसलिए रिस्क असेस करते हो, आपने उसको रिस्क को थोड़ा कम माना था कि रिस्क कम होगी। अगर आपने ऐसा माना था तो एविडेंस ले लेना, दे कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। और जहां पे आपको लगे कि हायर ऑडिटर रिस्क, हायर रिस्क हो सकता है, ऑडिटर असेसमेंट ऑफ हायर रिस्क, तो वहां पर एविडेंस आपको ज्यादा लेना, वहां पर एविडेंस आपको ज्यादा लेना मतलब मोर पर्सुएसिव लेने, ठीक है। तो ये तो हो गया सर अपने को असर्शन लेवल पे कैसे रिस्क को समझना है। तो इसको याद कैसे करा था अपन ने कहा था रीजन क्या है कि रीजन क्या है कि ये रोमम हुई है, रीजन क्या है रोमम हुई है, कितनी चांसेस है कि आगे भी होगी, कितनी चांसेस आगे भी। वो बोला नहीं अब तो हमारे पास कंट्रोल है, अब तो हमारे पास कंट्रोल है, अब नहीं होगी, तो मैं एविडेंस ले लूंगा कि उनके कंट्रोल अच्छे चल रहे नहीं चल रहे। तो मैंने क्या पूछा, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि रीजन क्या है ये गलती क्यों हुई, मतलब ये रोमम क्यों हुई, रीजन क्या है ये रोमम क्यों हुई, रीजन क्या है ये रोमम क्यों। वो बोल रहा है रीजन क्या है रोमम हुई, क्या ये आगे भी होगी, क्या ये आगे भी होगी, रीजन क्या है रोमम क्यों हुई, क्या ये आगे भी होगी, मतलब लाइकलीहुड कि आगे भी होगी उसकी कितनी चांसेस है, मतलब लाइकलीहुड कि उससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगा क्या। तो रीजन क्या है गलती हुई क्या, रीजन क्या है रोमम का, रीजन क्या है रोमम का, रीजन क्या है, और लाइकलीहुड क्या है कि आगे भी होगी, लाइकलीहुड क्या है कि आगे भी होगी। बोला नहीं सर आगे नहीं होगी, अब तो हमारे पास कंट्रोल है, अब तो हमारे पास कंट्रोल है। कि आपने रिस्क असेसमेंट करते हो कंट्रोल भी दिमाग में रखा था क्या, अच्छा तो हमारे पास कंट्रोल है, तो चलो मैं एविडेंस ले लेता हूँ, मैं कंट्रोल सही चल रहा नहीं चल रहा उसका एविडेंस ले लेता हूँ। तो रीजन क्या है कि रिस्क हुई, रीजन क्या है रोमम हुई, रीजन क्या है रोमम हुई, क्या ये आगे भी होगी उसकी चांसेस है, क्या ये आगे भी होगी उसकी चांसेस मतलब लाइकलीहुड, क्या ये आगे भी होगी उसकी चांसेस मतलब लाइकलीहुड, नहीं अब नहीं होगी, नहीं अब नहीं होगी सर, अब तो हमारे पास कंट्रोल है, अब तो हमारे पास कंट्रोल, अच्छा चलो मैं एविडेंस ले लेता हूँ, मतलब मोर परस्यूसिव एविडेंस लेने जहाँ पे ऑडिटर का हाई रिस्क असेसमेंट हो। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर अपन ने क्या देखना था कि या तो डिजाइन में गलती हो, या तो डिजाइन वगैरह में गलती हो, या फिर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में गलती हो, या तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में गलती हो। तो गलती किसके अंदर है, अपन को एविडेंस कहां पे लेना है कि डिजाइन बिल्कुल सही है इंटरनल कंट्रोल का, प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट करने के लिए एमएमएस को, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली भी 3 साल आपको जनरली कब चेक करना है। जैसे इंटरनल कंट्रोल अगर फर्स्ट ईयर आपने चेक कर लिया तो बार बार करने क्या, जनरली जब तक कोई चेंजेस ना हो तब तक नहीं करने की, अगर कोई चेंज हो गया तो करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल या किसी मैनेजमेंट वगैरह के अंदर। पर फिर भी हर 3 साल में पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आप चेकिंग करनी है इंटरनल कंट्रोल के अंदर। टीओसी के अंदर क्या होता है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी री परफॉर्मेंस टेस्ट,
टेस्टिंग, इंस्पेक्शन इंक्वायरी रीपरफॉर्मेंस टेस्टिंग, इंस्पेक्शन इंक्वायरी रीपरफॉर्मेंस टेस्टिंग, इंस्पेक्शन इंक्वायरी रीपरफॉर्मेंस टेस्टिंग। इंस्पेक्शन करना है आपको डॉक्यूमेंट्स का कि कंट्रोल सही से चल रहे नहीं चल रहे। जैसे मैंने कहा एंटिटी में कंट्रोल है कि वो कुछ भी परचेस करने के पहले 3 कोटेशन लेगी परचेस का, कौन सबसे सस्ता दे रहा है। तो मैं परचेस के सैंपल लूंगा, उससे बोलूंगा चल 3 कोटेशन दिखा, चल तू 3 कोटेशन दिखा, तूने लिए नहीं लिए, तो मैंने इंस्पेक्शन करा डॉक्यूमेंट का। इंस्पेक्शन इंक्वायरी रीपरफॉर्मेंस टेस्टिंग, इंस्पेक्शन इंक्वायरी रीपरफॉर्मेंस टेस्टिंग, तो मैं रीपरफॉर्म किसी भी एंटिटी ने जो काम करा उसको मैं रीपरफॉर्म कर सकता हूं। इंस्पेक्शन इंक्वायरी, इंक्वायरी के साथ ऑब्जर्वेशन जोड़ लेना, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, तो मैं इंक्वायरी कर सकता हूं, मैनेजमेंट से ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं। इंस्पेक्शन इंक्वायरी रीपरफॉर्मेंस, कुछ जो एंटिटी ने काम करा उसको रीपरफॉर्म कर सकता हूं। टेस्टिंग, टेस्टिंग कर सकता हूं इंटरनल कंट्रोल की जो कंप्यूटराइज एप्लीकेशन पे, ठीक है। टीओसी मेरे को कब परफॉर्म करना है, जब जब मेरे को लग रहा है कि टीओसी कंट्रोल अच्छे, जब मेरे को लग रहा है कंट्रोल अच्छे, मैं कंट्रोल पे भरोसा कर रहा हूं, तब मेरे को टीओसी करना है। या फिर जब सब्सटेंटिव अकेला काफी नहीं है, तो जब मेरे को लग रहा है कंट्रोल अच्छे चल रहा है तब मुझे एक बार टीओसी कर लेना, एक्सपेक्टेशन की कंट्रोल अच्छे चल रहा है। या फिर सब्सटेंटिव अकेला काफी नहीं है, सब्सटेंटिव अलोन कैन नॉट प्रोवाइड साई, तो मुझे क्या क्या देखना है, मुझे देखना है कि कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कंट्रोल अच्छे से ऑपरेटिंग कर रहे हैं पूरे साल भर कंसिस्टेंटली, कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली पूरे साल भर, मतलब पूरा कंसिस्टेंटली वो अच्छे चल रहे हैं, कंसिस्टेंटली वो अच्छे चल रहे हैं। हाउ हुम व्हेन देख लेना, बाकी हाउ हुम व्हेन देख लेना, हुम सॉरी हाँ व्हाट एंड हाउ हुम देख लेना, व्हाट एंड हुम देख लेना कि वो कैसे किसने अप्लाई करे, कैसे और किसने अप्लाई करे, कैसे और किसने अप्लाई करे। तो कंट्रोल इफेक्टिव ऑपरेटिंग इफेक्टिवली कंसिस्टेंटली चल रहे, व्हाट एंड हुम को किसने अप्लाई करे। कोई इनडायरेक्ट कंट्रोल है तो क्या मुझे उसे भी टेस्ट करना है क्या। साथ में मैंने कहा था आप केवल इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं होती, इंक्वायरी के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंस्पेक्शन एंड रीपरफॉर्मेंस। तो इंस्पेक्शन इन रीपरफॉर्मेंस अगर आप लगाओगे तो बेस्ट हो जाएगा, और इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन तो बहुत कम लेवल की डिग्री अश्योरेंस देती है, ठीक है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट अच्छा होता है। टाइमिंग कब होती है, आप तो एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो आप कर सकते हो कंट्रोल, या फिर थ्रू आउट द पीरियड कर सकते हो, मतलब जितना उस पर ट्रस्ट कर रहे हो उतना आपको करना पड़ेगा। अगर पिछले साल आपने कोई कंट्रोल में ले लिए थे, आपने क्या करा सर, आपने बोला कि सर हमने पिछले साल हमने 2022 के अंदर हमने कंट्रोल की टेस्टिंग कर ली, 2022 के अंदर 2022 के अंदर, तो सर क्या हमको 2023 के अंदर भी वापस करनी है क्या, 2023 में भी वापस टेस्टिंग करनी है क्या। तो अगर इनके बीच में कोई चेंजेस हुआ है, अगर इनके बीच में कोई चेंजेस हुआ है, तो केवल उस चेंजेस जो भी चेंज हुआ है कि कंट्रोल में चेंज हुआ, मैनेजमेंट में चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ है, तो केवल उसके एविडेंस ले लो, उसके एविडेंस ले लो, बाकी चल जाएगा। और सर यही अगर हमने स्टार्टिंग के 9 मंथ का पहले कर लिया, 2023 चल रहा है, स्टार्टिंग के 9 मंथ की हमने टेस्टिंग कर ली, तो बाकी के 3 महीने के क्या करें, स्टार्टिंग के 9 महीने की हम पहले ही कंट्रोल की टेस्टिंग कर चुके हैं, अब बाकी के 3 महीने बचे, तो आप केवल रिमेनिंग जो पीरियड है, रिमेनिंग कितना पीरियड है, 3 मंथ, इसकी टेस्टिंग कर सकते हो आप। और साथ में इनके बीच में कोई चेंज हुआ है, इनके बीच में कोई चेंज हुआ है, तो उस चेंज की टेस्टिंग कर लो कि जो चेंज हुआ है वो सही से हुआ है, ठीक है। और पर आप पिछले साल कराए तो इस साल नहीं करना, तब तो कोई चेंज ना हो, पर हर 3 साल के अंदर एक ना एक बार कर ही लेना है, सारी टेस्टिंग कर लेनी है। इंटरिम पीरियड में कर लिया तो कोई चेंज, जो भी चेंजेस हुए सब्सिक्वेंटली वो चेक कर लेना, और रिमेनिंग पीरियड के लिए आप ले लेना एविडेंस, रिमेनिंग पीरियड के, ठीक है। साथ में आपको कॉन्करेंट ऑडिट रीटेस्ट कंट्रोल की, मतलब वही कि अगर लगातार ऑडिट चल रही है तो आपको कंट्रोल को रीटेस्ट करना है नहीं करना, उसके लिए क्या ध्यान करेगा ऑडिटर, क्या देखेगा पीएमसीएमसी, क्या देखेगा वो पीएमसीएमसी, कोई भी पर्सनल में चेंज हुआ है क्या, पर्सनल में चेंज हुआ है क्या, कोई भी मैनुअल एलिमेंट है क्या उसके अंदर, कंट्रोल एनवायरनमेंट में कोई कमी है क्या, मतलब डेफिशिएंसी है क्या, एम से मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल के अंदर कोई इशू है क्या, सी से चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस कोई है क्या, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, या फिर डेफिशिएंसी इन जनरल आईटी कंट्रोल, इसको काट दो, याद मत करो। तो पीएमसीएमसी याद कर लो। पी से अगर पर्सनल में कोई चेंज हो, मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हमने पिछले साल कोई टेस्टिंग कर ली तो क्या मुझे वापस से रीटेस्ट करना है क्या कंट्रोल को, तो अगर पीएमसीएमसी है तो आपको चेक करना है, मतलब पर्सनल में कोई चेंज हुआ है क्या, पी से पर्सनल, एमसी का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, मतलब मोस्ट केयरफुल पर्सन का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, मोस्ट केयरफुल पर्सन का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो एमसी का स्क्वायर मतलब एमसी, तो एमबी 2 है और सीबी 2 है, मतलब एमसी में बस एमबी 2 है, सीबी 2, एक एम से मैनुअल एलिमेंट, एक में मॉनिटरिंग में कमी, एक में मैनुअल एलिमेंट, मॉनिटरिंग में कमी, एक में चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, एक के अंदर आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक में चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, एक में कंट्रोल एनवायरनमेंट, मैनुअल एलिमेंट मॉनिटरिंग, कंट्रोल एनवायरनमेंट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, कंट्रोल एनवायरनमेंट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ये है तो आपको चेंज कंट्रोल ऑफिस से रीटेस्ट करने होंगे। फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर होते हैं तो टीओडी और एसएपी, सब्सटेंटिव करना मैंडेटरी होता है, चाहे आप कितना भी सोच लो कि रोमम कम है, आपने कितना भी असेस कर लिया रोमम कम है, तो भी सब्सटेंटिव मैंडेटरी होगा असर्शन लेवल पे, ठीक है। मैंडेटरी क्यों होता है, क्योंकि जब आप असेस करते हो कि रोमम कम है तो आप जजमेंट लगाते हो सकता है आपकी जजमेंट में सारी एरर पकड़ में ना आई हो, असली में कोई एरर एग्जिस्ट करती हो, आपने जजमेंट लगाई हो, ठीक है ना, हो सकता है। और आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कंट्रोल अच्छे इसलिए आप सब्सटेंटिव नहीं कर रहे, नहीं भाई, इंटरनल कंट्रोल की खुद की इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ असेस रोमम चाहे ज्यादा हो कम हो, आपको हमेशा
सब्सटेंटिव करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने रिस्क को असेस करा था कि रोमम का मैं असेस करा, तो असेसमेंट में आपने कुछ जजमेंट लगाई है, जजमेंट में नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द रोमम, ठीक है। साथ में आपने इनहेरेंट रिस्क ली, मतलब आपको इनहेरेंट, मतलब आपने सोच लो कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है इसलिए मैं सब्सटेंटिव नहीं लगाता, नहीं नहीं भाई, इंटरनल कंट्रोल का खुद का इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। क्या परफॉर्म करना है आपको, क्या क्या परफॉर्म करना है? अगर आप चाहो तो ओनली टीओडी परफॉर्म कर लो, मतलब सब्सटेंटिव के क्या पार्ट होते हैं, या तो टीओडी होता है या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर, तो आप चाहो तो केवल एनालिटिकल प्रोसेसर कर लो, आप चाहो तो केवल टेस्ट ऑफ डिटेल कर लो, और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करो तो बेस्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट। या आप चाहो तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर कर लो, आप चाहो तो टीओडी कर लो, बाकी दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। दो तरह के अपन ने पढ़ लिए, टीओडी होता है और एक और सब्सटेंटिव एनालिटिकल होता है। टीओडी के अपन ने एग्जांपल में देख लिया था, एग्जिस्टेंस अकरेंस चेक कर सकते हो, कंप्लीटनेस असर्शन चेक कर सकते हो, कैसे वाउचिंग वेरिफिकेशन करके, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके, एग्जिस्टेंस अकरेंस कंप्लीटनेस। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर ऐसे 520 में अपन ने डिटेल में पढ़ चुके हैं, वापस नहीं जाऊंगा, सेम तरह की चीज है। टीओसी एंड सब्सटेंटिव, अब ना जब अपन को अगर अपन को लग रहा है कि टीओसी से एविडेंस अच्छे मिल गए तो सब्सटेंटिव कम करेंगे अपन, टीओसी से एविडेंस अच्छे नहीं मिले, मतलब टीओसी से पता पड़ गया कंट्रोल अच्छे नहीं चल रहे तो सब्सटेंटिव ज्यादा करेंगे। अब मुझे ना कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, क्या मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज लेना ही नहीं लेना है एसएपी के अंदर, तो मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज लेना नहीं लेना, ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला कैसा है, सामने वाले को मतलब कितनी नॉलेज है, सामने वाले को कितनी नॉलेज है, वो अच्छा भी है और इच्छा भी है, अच्छा भी है और इच्छा भी है, अच्छा भी है और इच्छा भी है, मतलब अच्छा भी और इच्छा भी है। सामने वाले को कितनी नॉलेज है, मतलब सामने वाले को कितना आता है, सामने वाले को कितना आता है, वो अच्छा भी इच्छा भी आता है, मतलब कंफर्मिंग पार्टी जिससे को मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहा हूँ उसको कितनी नॉलेज है, उसको कितनी नॉलेज है, मतलब आता है मतलब उसको कितनी नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर की, सामने वाले को कितनी नॉलेज है, सामने वाले को कितनी नॉलेज है उसकी, वो अच्छा भी और इच्छा भी, अच्छा है मतलब उसकी ऑब्जेक्टिविटी अच्छी है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी अच्छी है, इच्छा भी है मतलब उसकी विलिंगनेस है, मतलब उसकी विलिंगनेस है, सामने वाले को आता है क्या, उसको इच्छा भी अच्छा भी, उसको अच्छा भी इच्छा भी, सामने वाले को आता है क्या, मतलब उसकी नॉलेज कितनी है उसके पास सब्जेक्ट मैटर की, वो अच्छा भी इच्छा भी, मतलब ऑब्जेक्टिव भी और विलिंग भी है, इच्छा भी मतलब इच्छा होनी चाहिए, उसकी विलिंगनेस कितनी है, तो मुझे उसकी नॉलेज देखनी पड़ेगी, कंफर्म पार्टी को कितनी नॉलेज है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी अच्छी है तो मैं यूज लूंगा, उसकी एबिलिटी एंड विलिंगनेस चेक करूंगा। एबिलिटी विलिंगनेस कैसी होता है, हो सकता है उसके पास कंफर्मेशन प्रोसीजर आए, वो रिस्पॉन्ड नहीं करे, बिल्कुल कैजुअल मैनर में छोड़ दे कि भाई टाइम और कॉस्ट लगेगी, टाइम और कॉस्ट लगेगी, कैजुअल मैनर में छोड़ दे कि भाई टाइम और कॉस्ट लगेगी, या फिर उसको लगेगी कि अगर मैंने कोई गलत रिप्लाई कर दिया तो मेरी लीगल लाइबिलिटी आ जाएगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, मैं नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में मेरी पोटेंशियल लाइबिलिटी आ सकती है, ठीक है। और साथ में अब ये वही है कि रोमम उसने लो असेस करी, फिर भी क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन उसने भेजा, मतलब सब्सटेंटिव लगाया, तो बस वही बताना है कि हाँ भाई वो लगाना पड़ेगा, सब्सटेंटिव मैंडेटरी होता है, क्योंकि जो आपने जजमेंट ली है उसमें रोमम आपने जो कंसीडर करा है, जजमेंट में सारे कंसीडर नहीं हो सकते, रिस्क प्लस इनहेरेंट लिमिटेशन होती है इंटरनल कंट्रोल की। अगर कभी भी ये क्वेश्चन है कि कभी भी डिटेक्शन रिस्क अगर आप एक्सेप्टेबल लो लेवल तक ना लाओ, मतलब रोमम अगर लो लेवल तक नहीं आ रही, डिटेक्शन रिस्क भी लो लेवल तक नहीं आ रही, मतलब आपको वहां पर डिस्क्वालीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऑडिट प्रोसेसर आप क्यों लगाते हो, तो रिड्यूस एन रिस्क टू द एक्सेप्टेबल लो लेवल। अगर ये सब ज्यादा आ रही है, मतलब हाई आ रही है, तो आपको साई लेना पड़ेगा टू रिड्यूस द डिटेक्शन टू एक्सेप्टेबल लो लेवल, अगर नहीं हो पा रहा तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ओपिनियन। अब सर अपन को एक सेकंड एक बार एडिशनल पीडीएफ में भी आ जाते हैं कि सर ऐसे 330 के अंदर अपन ने एक और देखा था कि उसको कितना ज्यादा टीओसी पे चेकिंग करनी पड़ेगी, एक्सटेंट ऑफ टीओसी कितना लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा फ्लर्ट पे, ऑडिटर आईसी के साथ फ्लर्ट करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी, उस कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी कितनी है कि वो एक महीने में एक बार चलता है कंट्रोल, साल में 12 बार चलता है, जो भी मतलब हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितनी है। FLL लेंथ ऑफ टाइम, अपन कितने लेंथ ऑफ टाइम पे उसके लिए रिलाई कर रहे हैं कंट्रोल के ऊपर। FLE एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कितना है कि कंट्रोल कितना डेविएट होगा, एक्सपेक्टेड। FLER RT, आर से रिलेवेंस एंड रिलायबल, अपन को कितने एविडेंस मिलेंगे, कितने रिलेवेंट एंड रिलायबल एविडेंस मिलेंगे उसको चेक करने से। T से क्या अपन दूसरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर रहे हैं क्या, दूसरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी अपन कर रहे हैं क्या दूसरे कंट्रोल के ऊपर, तो अपन को फ्लर्ट करना है, अपन को आईसी के साथ फ्लर्ट करना है, कितनी चेकिंग करनी है, कितना फ्लर्ट करना है, कितनी चेकिंग करनी है, मतलब एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल कितना फ्लर्ट करना है। F से फ्रीक्वेंसी कितनी है, L से लेंथ ऑफ टाइम जिस पे अपन ट्रस्ट कर रहे हैं, F से फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम। FLE एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कितना होगा, एक्सपेक्टेड डेविएशन कितना होगा, FLE हो गया एक्सपेक्टेड। आर से रिलायबल और रिलेवेंट और रिलायबल एविडेंस कितने मिले अपन को। टी से अपन को कितने टेस्ट ऑफ कंट्रोल दूसरों के कर रहे हैं। और कुछ है क्या इस एडिशनल बुकलेट में, नहीं इसके अंदर कुछ नहीं है। आ जाओ भाई जल्दी सर। फिर अपना सर अब आ गया ऐसे 320 का मैराथन, फटाफट से मटेरियलिटी एंड प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट की मटेरियलिटी कितनी होगी अपन को कंसिडर करनी। तो मैंने आपको बता दिया था सर, बेसिक एक्सप्लेनेशन तो आप सबको पता है। मटेरियलिटी क्या होती है, जो कोई भी अमाउंट जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को हिला दे, कोई भी अमाउंट जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को हिला दे, वो डिसीजन ले रहा है उसको जनरली या तो कभी कभार लॉ एंड रेगुलेशन या FRF बता दे तो वो मटेरियलिटी होगी, नहीं होगी तो अपन को जजमेंट लगाना पड़ेगा, अपन को वो जजमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि यूजर के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को कौन
कैसे इन्फ्लुएंस वो कर सकता है, ठीक है। ये प्रोफेशनल जजमेंट होगा, प्रोफेशनल जजमेंट होगा। साथ में मटेरियलिटी डिसाइड होगी वो एफएस एज ए होल पूरे यूजर्स की, जो जनरल यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उनकी डिसाइड होगी, किसी स्पेसिफिक यूजर की नहीं होगी। तो वो ये है कि क्या तो एफआरएफ लॉ रेगुलेशन बता दे, अदरवाइज अपन को जजमेंट लेना पड़ता है जो इन्फ्लुएंस करे डिसीजन को, इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा, कॉमन फाइनेंशियल यूजर ऑफ ए ग्रुप के बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर बाकी है कि जब मटेरियलिटी डिसाइड करते हो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर दोनों ध्यान में रखने। हो सकता है किसी का अमाउंट कम हो, फ्रॉड का अमाउंट कम है, पर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई, फ्रॉड तो फ्रॉड होता है, तो वो मटेरियल होगा। तो क्वालिटी क्वांटिटी फैक्टर दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। मटेरियलिटी आप एफएस एज ए होल की भी निकालते हो, प्लस आप स्पेसिफिक असर्शन लेवल की भी निकाल सकते हो। जब आपको लगे कि ये असर्शन ज्यादा रिलेवेंट है यूजर के डिसीजन के लिए, तो उसकी आप मटेरियलिटी कम ज्यादा रख सकते हो अपने हिसाब से। तो एफएस एज ए होल की भी निकाल सकते हो, पर्टिकुलर असर्शन की भी आप निकाल सकते हो। मटेरियलिटी हर स्टेज पे लगती है, हर स्टेज में। आप चाहे प्लानिंग कर रहे हो, मिस स्टेटमेंट इवैल्यूएट कर रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, प्लानिंग परफॉर्मिंग मिस स्टेटमेंट इवैल्यूएशन और ओपिनियन, प्लानिंग परफॉर्मिंग मिस स्टेटमेंट इवैल्यूएशन ओपिनियन, मतलब हर स्टेज पे मटेरियलिटी लगती है। प्लानिंग परफॉर्मिंग मिस स्टेटमेंट इवैल्यूएशन और ओपिनियन, आपको हर स्टेज पे मटेरियलिटी देखनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सर अपनी बात हुई है पहले कि कोई भी अमाउंट अपन मटेरियलिटी के नीचे वाला डिसाइड करते हैं, कोई भी अमाउंट मटेरियल के नीचे वाला डिसाइड करते हैं अपन, क्यों डिसाइड करते हैं? ताकि जो भी मिस स्टेटमेंट है, जो भी मिस स्टेटमेंट है, वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पहले ही रोक ले, वो मटेरियलिटी को क्रॉस न कर पाए, वो मटेरियलिटी को क्रॉस न कर पाए। तो कोई भी अमाउंट जो अपन बिलो सेट करते हैं, बिलो द मटेरियलिटी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर लेस देन द मटेरियलिटी एफएसएस से होल, क्यों करते हैं? ताकि जो भी मिस स्टेटमेंट है वो नीचे ही रह जाए, मटेरियलिटी को क्रॉस ना कर पाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट जो भी मिस स्टेटमेंट है विल नॉट एक्सीड द मटेरियलिटी ऑफ एफएसएस होल, टू रिड्यूस, मतलब ये रिड्यूस कर देगा प्रोबेबिलिटी कि मटेरियलिटी को वो क्रॉस ना कर पाए वो अमाउंट, ठीक है। अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। जब भी अपन मटेरियलिटी को रिवाइज करते हैं, जब भी अपन मटेरियलिटी रिवाइज करते हैं, तो उस वक्त देखना पड़ेगा क्या मुझे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी रिवाइज करना है क्या। जब भी मटेरियलिटी रिवाइज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो मटेरियलिटी रिवीजन अगर अपन ने करी तो अपन को देखना पड़ेगा क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी रिवाइज करना है क्या। जब भी मटेरियलिटी अपन ने कम करी तो देखना है क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रिवाइज करना है, और जो भी एंटी ऑफ फैप है फर्दर और प्रोसीजर वो अप्रोप्रिएट है या अभी भी उसको या चेंज करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रिवाइज करनी है क्या, और क्या एंटी ऑफ फैप अभी भी अप्रोप्रिएट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। मटेरियलिटी कब रिवाइज करते हैं अपन? मैंने कहा था तुम आईसीयू में बैठे हो तो तुम्हारी जिंदगी के गोल सारे रिवाइज हो जाते हैं। पहले तुमको था पैसा कमाना है, गाड़ी छोरी छापरी जो भी, मतलब जो भी सब कुछ वो सब चाहिए था तुमको ना, पैसा वैसा कमाना है, बिल्कुल नाम इज्जत वगैरह सब कुछ चाहिए, वो सब था तुम्हारा, ठीक है ना। और उसके बाद तुमको जब तुम आईसीयू में बैठे तो तुम्हारा था कि आईसीयू में बैठ के तुम्हारा पूरा गोल रिवाइज हो गया, पूरा गोल रिवाइज हो गया। नहीं भगवान मैं तो केवल आके पूजा अर्चना करूंगा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना तो पूजा चाहिए ना अर्चना चाहिए, ना मुझे मतलब पैसा वैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब केवल आपकी पूजा अर्चना करूंगा, ठीक है ना। तो मतलब आप आईसीयू में आपकी पूरा आपको रिवाइज कर दिया, आईसीयू में आपने पूरा रिवाइज हो गया। इन्फॉर्मेशन, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आई, सी से सर्कमस्टेंसेस बदल गई, अंडरस्टैंडिंग बदल गई, इन्फॉर्मेशन बदल गई, सर्कमस्टेंसेस बदल गई, अंडरस्टैंडिंग बदल गई। इन्फॉर्मेशन सर्कमस्टेंसेस अंडरस्टैंडिंग, इन्फॉर्मेशन सर्कमस्टेंसेस अंडरस्टैंडिंग। उसके पहले अपन ने कहा था प्लानिंग कब चेंज होती है? प्लानिंग के लिए मैंने कहा था सिया, सर्कमस्टेंसेस, इवेंट और या फिर कोई एविडेंस नहीं मिले, ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। सर्कमस्टेंसेस बदल गई, इवेंट बदल गए, या फिर कोई ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल गए, ठीक है। ये प्लानिंग चेंज के लिए पढ़ा था अपन ने पहले, और यही अपन अभी पढ़ रहे हैं कि मटेरियलिटी चेंज क्या करेंगे अपन, आईसीयू, इन्फॉर्मेशन सर्कमस्टेंसेस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब हमारा बेंचमार्क की बात हुई थी कि अब आप बेंचमार्क क्या डिसाइड करोगे ऑडिट मटेरियलिटी रखते हो। तो बेंचमार्क जनरली होता है, इधर आवी जाओ भावी जाओ आवी जाओ आवी जाओ मटेरियलिटी वाला मेरा बेंचमार्क कहाँ गए भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है तो आप प्रॉफिट को ही आप बेंचमार्क रख सकते हो, पर लॉस ओरिएंटेड है तो उसके प्रॉफिट को क्या ही करोगे, उसमें प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर में प्रॉफिट देगी। तो उसका ग्रोथ कैसे देखेंगे? लॉस वाली एंटिटी का उसका देखेंगे, जैसे स्टार्टअप है या लॉस मेकिंग है, उसका रेवेन्यू देख लो, उसका रेवेन्यू देख लो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट देख लो, रेवेन्यू देख लो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट देख लो आप, जिसका वॉलेटाइल हो या फिर लॉस मेकिंग कंपनी। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का आप पीबीटी ले सकते हो बेंचमार्क, ठीक है। जो पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है, जो लोगों का भला करती है, लोगों का भला खर्चा करके करती है, खर्चा करके, क्योंकि उनका काम ही लोगों का भला करना, ब्रिज बनाना, फगरा ये सब बनाना, तो खर्चा करने। तो देखो कि टोटल किस कॉस्ट कितनी लगी, नेट कॉस्ट कितनी लगी। जो असेट को मैनेज करती है, असेट कस्टडी कंपनी, उसका असेट ही बेंचमार्क होगा। तो बेंचमार्क कैसे डिसाइड होगा, वो कैसे देखेंगे अपन? बेंचमार्क कौन डिसाइड करता है? इंडिया के पॉलिटिशियन अपना बेंचमार्क है, इंडिया के पॉलिटिशियन। मोदी जी लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो जिसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम जहाँ पे यूजर का अटेंशन ग्रैब हो जाए वो आप बेंचमार्क रखते हो। अडानी जी अपनी इंडिया की इकोनॉमी संभालते हैं, अडानी जी इंडिया की इकोनॉमी संभालते हैं। तो नेचर ऑफ एंटिटी, उसका लाइफ साइकिल क्या है, कौन से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो चलती है, उस हिसाब से देखो। अमित शाह, असली में मोदी जी तो है मतलब पीएम, पर असली ओनरशिप किसके पास है? अमित शाह। तो आपका ओनरशिप स्ट्रक्चर कितना है, डेट है, इक्विटी, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो कि आपको बेंचमार्क रखना है। स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो रिलेटिव वॉलेटिलिटी किसकी ज्यादा है? वॉलेटिलिटी। अरुण जेटली जी इकोनॉमिक्स के बहुत महान विज्ञाता थे, तो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी मतलब फाइनेंस संभालने के, फाइनेंशियल के मतलब वो फाइनेंस अच्छा संभालते थे, अरुण जेटली जी फाइनेंस अच्छा संभालते थे। तो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब या तो आप ऐसे आ सकते हो, मोदी जी अटेंशन ले लेते हैं यूजर का, अमित शाह है जो वो ऑनरशिप वो संभालते हैं, अरुण जेटली जी है तो अरुण जेटली जी फाइनेंशियल अच्छा संभालते हैं, अडानी जी इकोनॉमी संभालते हैं, स्मृति ईरानी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, या तो ये याद हो गया तो ठीक है, वरना तुम याद कर लो ए अटेंशन ऑफ यूजर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, अटेंशन ऑफ यूजर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ए अटेंशन यूजर। एल से लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मतलब नेचर ऑफ एंटिटी और इकोनॉमिक एनवायरमेंट, लाइफ साइकिल क्या चल रहा है एंटिटी का। एल ओ ओ से ओनरशिप क्या है कंपनी की, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, डेट इक्विटी है। ओ एल ओ वी से वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा, वी से वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा, एल ओ वी ई से एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब कंपनी ने पूछा था कोई मैन्युफैक्चरिंग सेल एंटिटी है जिसका रेगुलर प्रॉफिट है, तो बेंचमार्क क्या हो सकता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग। कोई लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो लॉस में है तो उसका रेवेन्यू या ग्रॉस प्रॉफिट तुम ले सकते हो। ठीक है, बाकी सर बस डन। अपना ये वाला क्वेश्चन वही था कि रिवाइज करनी है मटेरियलिटी, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रिवाइज करनी है क्या, और एंटी ऑफ फैब भी बदलनी है क्या। डन सर, बाकी ये वाला अपना रिवीजन हो गया। अब चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले पे।